तो जहाँ से एक टर्निंग पॉइंट आता है कि मैं एक चाइनीज बादशाह से मिला, तो उसने मुझे सेम इसी तरह कहा जिस तरह मिस आयशा ने मुझे कहा था। यिंग सैन उसका नाम था। उसने बताया अहमद डू यू नो हिम। और जब उसने मुझे दिखाया तो वो मासूद जुनची यू नो कि ही इज until now he's just like my crush. Yeah. My first crush. Yeah. But this time Ahmed knew him. Yes. जब उसने मैंने कहा या आई नो हिम। मैंने फिर उसे बताया, मैंने कहा मेरी जिंदगी की एक बड़ी ख्वाहिश है कि मैं अगर मुझे कभी लाइफ में कोई चांस मिला तो मैं जस्ट आई वांट टू हैव अ लुक हिम, आई जस्ट वांट टू मीट हिम। Hello everybody, this is Waqas Hassan. Welcome to another episode of the काबिल कहानी. And for the first time जैसे आप देख रहे हो, काबिल कहानी अब Zoom पे नहीं हो रहा बल्कि अहमद की कॉफी एकेडमी में हो रहा है. Why? Because this location cannot be missed. जो आप पीछे देख रहे हो, this is Barista Guild Asia, which is run by Ahmed. Ahmed, firstly, welcome to the show. Yeah, thank you. और हम अहमद को इसलिए ढूंढ रहे थे because Ahmed is an absolute authority on coffee. इस वक्त अहमद 2-3 डिफरेंट बिजनेसेस कर रहे हैं इन द स्पेस ऑफ कॉफी, एंड इट इज आवर जॉब एज काबिल कहानी टू ब्रिंग टू यू गाइज पीपल हु हैव अ सर्टेन पैशन एंड दे टर्न इट इनटू अ बिजनेस. इन एवरी एपिसोड लाइक इन दिस एपिसोड हम स्टोरी सुनेंगे, माइंडसेट्स डीकंस्ट्रक्ट करेंगे, हम देखेंगे कि उन्होंने बिजनेस के स्टेप पे कैसे कैसे बड़ा किया, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली विल सेलिब्रेट द स्टोरी ऑफ फॉलोइंग द पैशन. Like in every episode of Kabil Kahani, this is a special episode as well. You can of course find it on YouTube, on Spotify and on kabil.school, as well as the case study as well, with all the timeless lessons that we will learn from Ahmed. Ahmed, हम स्टोरी में जाने से पहले सबसे पहले इस सारी ऑडियंस को ये बताना है कि फर्स्टली आई एम गेटिंग द बेस्ट कॉफी एक्सपीरियंस, क्योंकि अहमद ने अभी भी बनाई है. लेकिन अहमद, मैंने पूछना आपसे ये है सबसे पहले कि जब भी एक an average consumer goes to any cafe और कैफे वाले उनको कॉफी सर्व करते हैं, and regardless of कि उसमें चीनी कितनी है, this and that, ब्लैक है कि मिल्क कॉफी है, how does is there a science behind it कि बंदे को पता चले कि यार ये कॉफी अच्छी है कि बुरी है, या फिर ये आर्ट ही है, बस जिसको अच्छी लग रही थी. हाँ, वैसे तो कॉफ़ी एक पर्सन है, जो कॉफ़ी आपको पसंद है ज़रूरी नहीं है कि ये मुझे भी हो. जो मुझे अच्छी लग रही है हो सकता है वो आपके लिए अच्छी ना हो, लेकिन मुझे लगा है कि सर्टन पैरामीटर्स ज़रूर हैं, और सर्टन पैरामीटर्स में मैं ज़रा ईजीएस्ट वे में इसको एक लेमैन के लिए भी कुछ कहना चाहूँगा ताकि हम इसको समझ पाएँ. मुझे लगा कि कॉफ़ी की इवैल्यूएशन करने के लिए या ये जानने के लिए कि ये कॉफ़ी आपके लिए अच्छी है कि नहीं, सबसे पहले हमें बिटरनेस को जो है ना वो समझना है कि बिटरनेस क्या है. अब बिटरनेस ऑफ कोर्स हर शख्स के लिए अनप्लेजेंट है, तो कॉफ़ी में बिटरनेस होना तो बिल्कुल टोटल अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस है. तो सबसे पहले हम टेक्निकली जानते हैं कि जो बिटरनेस है वो इटसेल्फ है क्या. बिटरनेस पूरी टंग में जो लास्ट पार्ट ऑफ द टंग है उस पर ठहर जाने वाली चीज़ है जो आपको इरिटेट करती रहती है. अगर आपकी कॉफ़ी, क्योंकि अगेन मैं इसमें थोड़ी सी और भी बात ऐड करूंगा कि हम इसको थोड़ा सा बिटरनेस को और कॉफ़ी के स्ट्रेंथ को थोड़ा सा सेपरेट करेंगे. कि सम टाइम ऐसा होता है कि हम जिस तरीके से हम विजुअल्स देख रहे हैं कि अगर कोई कहवा ब्लैक है तो हम कहेंगे ये बड़ा स्ट्रॉन्ग है, अगर वो लाइट कलर का है तो हम परसीव करते हैं कि ये वीक है. इसी तरीके से हम कॉफ़ी की स्ट्रेंथ को और कॉफ़ी की बिटरनेस को मर्ज कर देते हैं. कॉफ़ी की स्ट्रेंथ से मुराद है कि कॉफ़ी की पानी के साथ रेशो. अगर वाटर, अगर 1 ग्राम कॉफ़ी है, 15 ग्राम पानी है, 1 ग्राम कॉफ़ी है, 10 ग्राम पानी है, तो 10 ग्राम पानी वाली कॉफ़ी सपोज टू बी स्ट्रॉन्गर देन द रेशो विद 115 के साथ. तो अब जो ये जो चीज़ है ये स्ट्रेंथ के कॉन्टेक्स्ट में आती है. जो बिटरनेस है वो वही है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बता दिए कि लास्ट पार्ट ऑफ द टंग पे जो ठहर जाने वाली इरिटेशन है, जो नोट्स हैं वो बिटरनेस कहलाते हैं. तो अगर आपकी कॉफ़ी में बिटरनेस नहीं है तो ये स्मूथ है. सो अ कॉफी कैन बी वेरी स्ट्रॉन्ग और बिल्कुल भी बिटर नहीं आएगी, और बड़ी लाइट सी कॉफी लेकिन भी बिटर हो सकती है. और एक आम कंज्यूमर जो है वो दोनों को मिक्स कर देता है. मुझे अहमद 2025 के अंदर आप रन कर रहे हैं बैरिस्टा गिल्ड एशिया, व्हिच इज द नंबर 1 सर्टिफिकेशन एकेडमी ऑफ मेकिंग बैरिस्टास इन पाकिस्तान. थैंक यू. पैंथियन कॉफी, जहाँ पे उस्मान जिनके को-फाउंडर उनके आप देख चुके हैं अभी तक, पैंथियन कॉफी दे द बेस्ट इन द स्पेशलिटी कॉफी इन लाहौर. अभी और बाकी शहरों में मिलना शुरू हुई है कि अभी लाहौर? अभी हम ऑफर्स बहुत ज्यादा हैं लेकिन हम अपने आप को अभी रेडी समझते नहीं है. एंड थर्डली अहमद कॉफी की मशीन्स के अंदर बिजनेस भी करते हैं. सो 2025 में अगर आपकी ये 3 है, हम सबसे पहले बिहाइंड द सीन्स जाते हैं कि ये जर्नी आपकी शुरू होती है जब आप 2009 के अंदर सबसे पहले आप मुझे बताया था आप उकाड़ा में बढ़े थे और आप मलेशिया जाते हैं ऑन अ
वर्क परमिट घास काटने के लिए। हाँ एग्जैक्टली। ये क्या स्टोरी है, कैसे वर्क परमिट मिला, कौन सा वर्क परमिट था, और मैं मलेशिया जाके व्हाट इज द फर्स्ट मंथ लाइक, पहला महीना मलेशिया में क्या हुआ? हाँ, तो मैं बेसिकली उकाड़ा के एक टाउन है, शहर है, हवेली इलाका, उससे बिलोंग करता हूँ और वहीं से डायरेक्ट मैं मलेशिया गया। तो मलेशिया जाने की वजह मेरा एक फाइनेंशियल स्ट्रेस था, बिल्कुल एक मिडिल क्लास की तरह मैं भी एक काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस का शिकार रहा हूँ। आगे ग्रो करने की डिज़ायर, एनर्जी और उसके मुताबिक अपनी जो रियलिस्टिक अप्रोच है वो ना होना, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ों में मुझे लगा कि गैप हैं। तो उस गैप को कवर करने के लिए मुझे लगा कि मुझे अब्रॉड जाना चाहिए। अब अब्रॉड जाना हमारे लिए तो बड़ा मुश्किल होता है, मतलब मेरे जैसे तबके के लिए। तो घुमा फिरा के मुझे एक ऑफ़र हुई मलेशिया की और मैंने सोचा यार मलेशिया जाते हैं, कुछ ना कुछ तो करेंगे यार, खड़े होके वहाँ पे कॉफ़ी फ्रूट चाट ही बेच देंगे। कॉफ़ी का तो खैर मैंने तो क्या, मेरे बाप दादा ने भी कभी नहीं पी थी सीरियसली। मुझसे तो जब भी कोई पूछा कि आप कॉफ़ी में कैसे है तो मैं उनसे यही कहता हूँ यार, मतलब आई वॉज लाइक एन अपॉर्चुनिस्ट जो एक नहर किनारे जा रहा होता है, स्लिप होता है, नहाने लग जाता है, मेरे लिए जस्ट लाइक दैट। तो मैं जब मलेशिया गया तो वहाँ पे बिल्कुल मेरे लिए कोई बेड ऑफ रोजेस नहीं था। आई हैव टू स्पेंड 2 नाइट्स अंडर द स्काई। तो वहीं पे रैंडमली मुझे एक जेंटलमैन मिले, उससे मैंने रेजिडेंस की बात की तो उनकी रेजिडेंस मुझे मिल गई। और ऑफ कोर्स वो एक जगह भी अब भी मैं सोचूं तो मैं हैरान होता हूँ, लेकिन दिस इज़ द पार्ट ऑफ जर्नी। तो वहाँ पे जब मैं रुका तो वहाँ पे मैं बेसिकली 3 साल की बॉक्सिंग करता रहा। तो मेरे जो कोच थे वो मेरे होम टाउन से बिलोंग करते थे, हवेली से। तो उनकी एक इलेक्ट्रॉनिक की शॉप भी थी, तो उनको किसी न किसी कंपनी से एक विज़िट ऑफर हुई मलेशिया की, तो वो भी आए हुए थे। मुझे जब उन्होंने मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मेरे घर से लिया और मुझसे रब्ता किया तो आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड यार, मैंने अपने उस्ताद जी से मिलने जाना है। तो मैंने वहाँ का लोकल फ्रूट बाई किया और वो ठहरे हुए थे किसी 5 स्टार होटल में के कमरे में। और ऑफ कोर्स मैंने तो ज़िंदगी में कभी 5 स्टार होटल नहीं गया था, तो मेरे लिए उस बिल्डिंग को देखना और उसमें एंटर होना मेरे लिए इट सेल्फ एक चैलेंज। अब भी मैं फील करूँ तो मुझे लगता था कि वो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। तो इंस्टेड के मैंने उसकी फ़ोन कॉल पे उसमें लॉबी में बैठने के मैं बाहर ही खड़ा रहा। मैंने सोचा यार उस्ताद जी आएंगे, वो बाहर कहीं पे गए हुए थे, तो वो आएंगे, मैं मिलूंगा और मैं कहूँगा कि मैं तो बाहर आया हुआ था, तो मैं था अंदर ही, मतलब इस तरह की। तो खैर वो आए, उन्होंने मुझे फ़ोन किया यार आप लॉबी में नहीं है। मैंने कहा जी मैं बस ऐसे ही बाहर ही आया हूँ। तो वो मुझे बाहर मिले, फिर वो मुझे ले गए अंदर, लॉबी में ले गए। और मेरे लिए तो एक टोटल न्यू ग्लैमरस वर्ल्ड थी जो मैंने शायद मूवीज़ वगैरह में ही देखी थी। पर उनके साथ मैंने चंद घंटे गुजारे, फिर मैं वापस चला गया अपने रूम में। 2-3 दिन के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ यार क्यों ना उसी होटल में जॉब के लिए जाया जाए, मतलब इंस्टेड के मैं कभी इधर जाता हूँ कभी उधर जाता हूँ। तो एक बार मैं गया चला हूँ तो मुझे लगा कि मेरे अंदर वो हेजिटेशन नहीं है। तो मैं दोबारा जब गया तो HR उन्होंने मुझे भेज दिया, HR गया हूँ तो उन्होंने मुझे कहा जी आप बैंकॉक चले जाएँ। बैंकॉक में मैं वहाँ के मैनेजर मिस्टर जॉनर से मिला। उसने कहा यार हम आपको जॉब तो दे देंगे लेकिन आपको एक दिन जो है ना ट्रेनिंग फ्री लेनी पड़ेगी, उसका हम पे नहीं करेंगे। और उसने फिर मेरे चेहरे की तरफ देखा कि मैं क्या कहता हूँ, लेकिन मैं खुश था, कहती आपको खाना भी मिलेगा। मैंने कहा ये तो ज़बरदस्त बात होगी। अब वो मेरे लिए तो एक बड़ी ग्लैमरस सी वर्ड थी, मुझे लगा यहाँ पे जॉब करना तो बड़ी कमाल है और फिर खाना भी मिल जाए। तो उन्होंने कहा जी ठीक है आपको कॉल कर देंगे। वो 2 दिन गुजरे, मुझे कॉल ना आई थॉट कि यार वो शायद भूल गए होंगे, मुझे नेक्स्ट डे जाना चाहिए। तो वो मुझे कॉल आ गई उनकी सेक्रेटरी की कि नेक्स्ट डे आपने आना है इस टाइम से इस टाइम तक, और आपकी ये ट्रेनिंग है और हमारा एक इवेंट हो रहा है, उसने थोड़ा सा ब्रीफ भी किया, तो आपने टाइम से पहले आना है। मैं टाइम से पहले क्या, मैं तो उस तरह सोया भी नहीं इस एक्साइटमेंट में कि मुझे नेक्स्ट डे जॉब पे जाना है। तो वो टाइम आया, उस टाइम पे मैं पहुंचा वहाँ पे और मैंने देखा एक बहुत बड़ा हॉल है, लुक लाइक अ पैलेस, और वहाँ पे लोग बैठे खाना खा रहे हैं बड़ी डिसेंसी के साथ, कोई शोर शराबा नहीं है, सिर्फ चम्मच और प्लेटों की आवाज़ें आ रही हैं। और मुझे ये जॉब दी गई जी आपने जो भी शख्स खाना खा रहे हैं उसके सामने से आपने प्लेट क्लियर करनी। ओके ऐसे ओके। तो वो खैर उसके दौरान ही मुझे ब्रेक मिली, खाना बड़ा शानदार था। तो मैं दुआ करने लगा यार मुझे अल्लाह करे कि मुझे जॉब यहीं पे मिल जाए परमानेंट। तो जब मैं वापस आया वो इवेंट ख़त्म हो गया। इवेंट ख़त्म होने के बाद मुझे कहा गया मिस्टर अमरी, ये वॉज असिस्टेंट मैनेजर, उसने मुझे कहा यार अहमद भाई बात ये है कि व्हेन आई वाज अ न्यू गाय और दिस वाज माय फर्स्ट डे, तो मुझे कहा गया था कि यू नीड टू क्लियर 500 चेयर्स
एंड नाउ यू सी आई एम असिस्टेंट मैनेजर। ठीक है। तो ये अभी 1000 चेयर्स हैं, अगर आप क्लियर करेंगे आई बेट यू विल बी मैनेजर वन डे। अब वो उसने तो अपनी तरह से मोटिवेट करने की कोशिश की, लेकिन आई वाज लाइक ओके मेरा काम तो काम करना है और मैं काम करूंगा चाहे जितना भी होगा। तो वो उनकी जो गिवन डायरेक्शन थी उसके मुताबिक मैंने वो काम किया। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये है कि 8 घंटे गुजारने के बाद मुझे लगा यार मुझे किसी और होटल में भी जाना चाहिए। अच्छा, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था कि इसके बाद वो आपको कॉल करेंगे 2-3 दिन के बाद। मैं चलता चलता मुझे एक और होटल नज़र आया, मैं उसमें चला गया। मैंने कहा यार मुझे जॉब चाहिए। उन्होंने कहा अच्छा वेट करें। उन्होंने कॉल की, उनका हाँ हमें चाहिए। अच्छा, उधर से निकला मैं एक और होटल में चला गया। अब वहाँ पे उन्होंने बताया जी कि एक बर्थडे इवेंट है, लेकिन ये आपको सारी रात काम करना पड़ेगा। अब 8 घंटे उधर थे और 11 घंटे इधर थे। अच्छा, 19 घंटे मैंने काम करने के बाद जब मैं अपने रूम में गया तो मैं बड़ा एक्साइटेड था, मुझे लग नहीं रहा था कि मैं थका हुआ हूँ। अच्छा, उसके बाद मैं ऑफकोर्स नींद पूरी की और मैं वेट करने लगा कि मुझे दोबारा कॉल कब आती है। फिर उनकी बात दोबारा कॉल आई, इसी तरह मैं ऑन ऑफ चलता रहा। फिर एक दिन मिस्टर जॉनस से मुझे कहा यार अहमद आप कोई और काम भी करते हैं? मैंने कहा जी मैं और काम करता हूँ, सिर्फ आपकी कॉल का वेट करता हूँ, क्या मुझे कॉल करे मैं दोबारा आऊँ? कहते अच्छा तो आप डेली काम करना चाहते हैं? मैं कहा ऑफकोर्स मैं डेली काम करना चाहता हूँ। तो मैंने सर बैंक्वेट में वकास भाई मैंने गुजारे हार्डली को 2 मंथ। ठीक है। उसके बाद वहाँ का जो फूड एंड बेवरेज का जो मैनेजर थे मिस्टर बालन, ही इज़ एन आइडियल पर्सन फॉर मी। मैंने उनसे बहुत कुछ चीज़ें, ऑपरेशन मैनेजमेंट अगर सच पूछे तो मैंने ईच एंड एवरीथिंग मैंने उससे सीखी है। ये आगे जाके उनको भी डिस्कस करूँगा। तो उन्होंने मुझे जब मुझे काम करते हुए देखा ना, उन्हें ये पता चल गया कि ये बंदा काम करने वाला है, लेकिन इसको अलाइनमेंट का नहीं पता कि इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है। उन्होंने मिस्टर जॉनस से कहा यार इसको कॉफ़ी हाउस में भेज दें। मिस्टर जॉनस ने मुझे कहा यार आप जो कल से ना आप कॉफ़ी हाउस आएंगे। अब मैंने पूछा वो कहाँ पे? उनके आपको नहीं पता? मैंने कहा मुझे तो लगा ये बैंक्वेट ही पूरा 5 स्टार होटल है। तो वो पता चला कि फलां फ्लोर पे है। मैं वहाँ पे गया, वहाँ पे एक नई दुनिया थी, क्योंकि ये मलेशिया का टालेस्ट होटल था और वहाँ पे जो ऑक्यूपेंसी जब 100% होती थी, ओ माय गॉड, मतलब इतना फुल क्राउडेड होता था कि उनका ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री होता था और मुझे वो मॉर्निंग में सारी चीज़ों को अरेंज करना होता था। तो मुझे एक नई दुनिया और नई चीज़ें मिली, नई सीखने के लिए कुछ मिला। अब वो जो बैक ऑफ द हाउस उनके पास कॉफ़ी मशीन थी, वो एक बड़ी विंटेज स्टाइल थी, इंटीग्रेटेड थी कॉफ़ी ग्राइंडर, और उसमें कॉफ़ी मशीन पे आप बटन प्रेस करते थे, ग्राइंड खुद ही करती थी, खुद ही कॉफ़ी होती थी। और नीचे हम एक सूप स्पून रखा करते थे जस्ट लाइक अम्ब्रेला, कि वो जो कॉफ़ी शॉट उस पर गिरता था और नीचे मिल्क फ्रॉथ हुआ होता था, उसके ऊपर गिरता था, जिसकी जितनी लेयर्स बनती थी ये बस हीरो। तो बस मैं भी उस लेयर्स बनाने के चक्कर में मुझे नहीं पता था कि ये कॉफ़ी है क्या नहीं। अब टर्निंग पॉइंट कहाँ पे आता है? टर्निंग पॉइंट ये आता है कि जो उस 5 स्टार होटल का ऑनर था, उसकी ट्विन टावर्स के बिल्कुल सामने प्लाजा था, वहाँ पे उसका ऑफिस था। वहाँ पे एक जेंटलमैन न्यूजीलैंड से आए और उन्होंने उससे एक ग्राउंड फ्लोर पे एक पिलर के करीब एक जगह ली कि वहाँ पे वो कॉफ़ी हाउस बनाना चाह रहे। सही। वहाँ पे उन्होंने प्रोबैट की कॉफ़ी रोस्ट्री लगाई, मिराज की मशीन रखी, और उसके बाद उन्होंने अब वो कॉफ़ी, ये मैं एज्यूम किया बाद में, क्योंकि मेरा जब विजिट हुआ तो फिर मैंने इसको ट्रेस किया, तो ये ऐसे ही है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। अब वो किसी को भी नहीं पता था कि ये ऑनर है। अब वो कॉफ़ी उधर से पीते थे, फिर हमारे पास आते थे, तो उनको वो कॉफ़ी एंजॉय नहीं करते थे। वो कहते थे यार क्या मिसिंग है मेरे होटल में, कॉफ़ी में क्या मिसिंग है। फिर उन्होंने अपने HODs को बुलाया वहाँ पे, और फिर फैसला ये किया गया कि ये जो सेटअप है एज इट इज़ हमने अपने लॉबी में लगा। अब वो लॉबी में भी सेटअप लग गया, और वो कॉफ़ी मशीन, मैं वो वर्ड नहीं बोलना चाहता, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि वर्सटैलिटी, ठीक है, वो वर्सटैलिटी मशीन मिराज स्टिल वन ऑफ माई फेवरेट मशीन। तो अब मेरे जो ना आगे लिस्ट दी गई जिन लोगों को ट्रेनिंग देनी। अच्छा, मेरे जो बॉस थे मिस्टर बालन, बिकॉज आई वॉज द ओनली फॉरेनर देयर कि जिनको वो कॉफ़ी में एडजस्ट कर रहे थे। अब उन्होंने जब मेरा नाम दिया, आगे नेशनैलिटी दी, तो वो ऑनर ने उसको क्रॉस कर दिया। कहते यार आप एक लोकल लोगों को ट्रेन करें, इसको आप ट्रेनिंग देंगे, इसको कोई और दूसरा कॉफ़ी और स्टारबक वगैरह ऑफर करेगा तो ये यहाँ भाग जाएगा। अच्छा, ये इस सारी स्टोरी का मुझे नहीं पता। अब हुआ क्या कि आगे उन्होंने गारंटी दी कि यार ओके मैं गारंटी देता हूँ मिस्टर बालन कि ये ही विल स्टे हियर फॉर नेक्स्ट 1 ईयर। अब मुझे इस सारी स्टोरी का नहीं पता। उन्होंने कहा अच्छा, अब जारी बात, वो ही इज़ द मोस्ट सीनियर गाय वहाँ पे, फूड एंड बेवरेज का वो हेड था। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर आप कहते तो हम इसको ट्रेनिंग दे देते। तो मुझे भी ट्रेनिंग में कर लिया गया शामिल, और मुझे इस बैक एंड स्टोरी का नहीं पता। अब वो जो पहली ट्रेनर थी मिस आयशा, शी इज़ अ लोकल मलेशियन, और वो आई और उन्होंने वो मशीन
हैंडल करना थोड़ा सा बताया, और उसके बाद उन्होंने एस्प्रेसो पिलाई। और वो ना, मैं जो ऑब्ज़र्व कर रहा था कि वो जिसको भी पिलाती ना उसके चेहरे पे बड़ा डीपली ऑब्जर्व करती कि इसके चेहरे के तासरात कैसे हैं। अब वो जिनको भी पिलाई ना, वो मलय लैंग्वेज में कहे ये तो बहुत कड़वी है, ये तो बहुत कड़वी है। अच्छा, मुझे थोड़ा सा फील आई कि अगर मैंने भी ऐसा कह दिया ना तो मेरी कोच समझेगी कि ये भी ऐसा तो वो जब मेरी बारी आई, उन्होंने कहा अहमद प्लीज़ ड्रिंक इट। मैंने उसको पिया। लिटरली मुझे लगा कि उस वक्त मुझे वो बिटर नहीं लगी। तो मुझे उसने पूछा कि आपको कैसा लगा। मैंने उसे बताया कि ये मुझे खट्टा खट्टा लगा, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग भी लगा। और कहती कड़वा नहीं लगा। मैंने कहा नहीं, मुझे कड़वा नहीं लगा। आर यू श्योर? मैं कहा येस ऑफ कोर्स, मुझे ये कड़वा नहीं लगा। कहती अच्छा चलो ठीक है। उसके बाद उसने मुझे सबको ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी, और शायद उसे फील हुआ कि मैं उनमें से सबसे ज़्यादा सीरियस गाय हूँ, जो बड़ा माइक्रो डिटेल्स में चीज़ों को ऑब्जर्व करता है और बिल्कुल वैसा ही करने की कोशिश करता है जिस तरह से वो सिखाना चाह रही थी। इसके बाद वो मैं चीज़ों को इस तरह से, मतलब जैसे आप समझते हैं ना कि एक एक चीज़ को एक ईमान की हद तक उसी तरह परफॉर्म करना, आई वॉज लाइक दैट। नहीं नहीं नहीं, ये मेरे कोच ने बताया तो मुझे इसी तरह करना है, ये मेरे कोच ने बताया मुझे। अगर वो कोई दूसरा कर रहा होता था ना उसकी थोड़ी सी एसओपी की डिफरेंट करके, तो ट्रस्ट में, हालांकि वो मेरा नहीं कुछ कर रहा था, मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा था यार, ये उस एसओपी को फॉलो क्यों नहीं कर रहे जो मिस आयशा ने बताई। तो लेकिन ऑफ कोर्स टाइम ने फिर वो डिसाइड किया कि जो मैंने उनकी एसओपीज फॉलो की, तो वो फिर मेरी जो कॉफ़ी का टेस्ट है वो बेहतर होना शुरू हो गया, मेरी ब्रूइंग अच्छी होनी शुरू होगी। अब टर्निंग पॉइंट क्या आता है यहाँ पे? टर्निंग पॉइंट ये आता है कि मुझे लाते आर्ट, मैं भी एक आम बारिस्ता की तरह ना, वो टर्निंग पॉइंट हमें था। इससे पहले वाली स्टोरी, मैं सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा कट करूँगा, अगर आपको लगे तो आप इसका हिस्सा वो पहले डाल सकते हैं जो मैं अभी बताना चाह रहा हूँ। तो हुआ कि मैं जब वो बैंकुट से कॉफ़ी हाउस में आया, तो इसमें टर्निंग पॉइंट कॉफ़ी की तरफ से ये आया कि जो लॉबी थी 5 स्टार होटल की, वहाँ पे उन्होंने एक कॉफ़ी मशीन रखनी थी। ठीक है। अब मेरे जो बॉस थे वो बाकी एचओडी जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट से, उनके साथ वो गाड़ी में बैठे और गए, और आई डू नॉट नो, अंटिल नाउ आई डू नॉट नो कि उन्होंने मुझे वो साथ क्यों ले गए। हालांकि मैं तो एक आम सा था, मुझे तो कॉफ़ी में कोई इतना इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन ये था कि वो मेरा बॉस मेरी काम की वजह से मुझसे बड़ा खुश था कि यार ये अपना एक सिंगल जो एक मोमेंट है या सेकंड है ये भी वेस्ट नहीं करता। वो भी मुझे साथ ले गए। अब वो जब साथ लेके बाहर गए, कोलमपुर में किसी जगह पे गए, अब मैंने तो देखी थी ओल्ड फैशन कॉफ़ी मशीन। अब वो वहाँ पे एक डिस्प्ले सेंटर में गए तो मुझे लगा कि ये जैसे गाड़ियों का एक शोरूम है, इतनी कलरफुल मशीनें और इतनी वर्सटैलिटी, वाओ। मैंने कहा यार ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग गेम है। तो जब उन्होंने एक मशीन, मुझे ब्रांड का नाम याद नहीं है लेकिन ये मुझे कलर बहुत याद है कि वो कलर था रेड कलर। उन्होंने अपने उस सेलमैन से कहा भाई इसको ऑन करें और इसको ऑन करके आप इसको ज़रा ऑपरेशन करें और बताएं कि ये क्या है। तो उन्होंने ऑन की, ग्राइंडर से कॉफ़ी ली, जो खुशबू आई, आई वॉज फैसिनेटिंग, वाह इतनी ये खुशबू तो मुझे मेरी कॉफ़ी उसमें नहीं मिलती। उसके बाद उन्होंने जब वो उसको ब्रू किया, मेरे को टेक्सचर किया और उसने उस पर हार्ट बनाया, ट्रस्ट मी आई स्टिल फील यू नो कि दिस काइंड ऑफ फीलिंग कि मुझे ऐसा लगा माई हार्ट इज फ्लोटिंग ऑन द टॉप। और फिर मुझे ये लगा कि दिस इज द थिंग आई नीड टू लर्न। तो मैं ये अब भी उसको ट्रेस करता हूँ, तो मुझे लगता है कि यार मैं भी एक आम बारिस्ता की तरह लाते आर्ट से इंप्रेस होकर स्पीड में आया हूँ, मतलब मुझ में भी कोई स्पेशल। ये जो आपकी पूरी स्टोरी है ना, इसमें दो चीजें बड़े मजे की आई हैं। एक तो आपकी स्टोरी टेलिंग स्किल, मतलब फुल ये स्टोरी एक आर्क चलती है, फिर ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ। और दूसरा ये कि द हाई एनर्जी जो अभी बताने में इतना पैशन है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये दोनों उस वक्त भी थे, द स्टोरी टेलिंग स्किल एंड द पैशन, कि उस वक्त ऐसे क्वाइट सा बच्चा हाँ, मुझे लगा मैं उस वक्त बिल्कुल क्वाइट सा बच्चा। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। मुझे आई स्टिल रिमेंबर कि वो जो कोई यू नो कि वो शायद उनके हाँ ऐसे ही था, जो कि मैं पहली बार गया था। तो वो जब मुझे ऐसे टच करते तो आई वाज हम भाई से समथिंग फ्रॉम द आप ये क्यों मतलब इस तरह से आप टच कर रहे हैं। तो मैं इस बात को समझता हूँ कि आई वाज अ शाय और अंटिल नाउ आई एम शाय। लेकिन वो जो एनर्जी आई, मुझे लगा कि कॉफ़ी के बारे में वो जो पैशन है इट स्टार्ट फ्रॉम द हार्ट, राइट। तब मैं उसके बारे में ज़्यादा एक्साइटेड हुआ और ज़्यादा डिटेल में गया। और उसके बाद अब जब आपकी मेमोरी में क्या आता है कि हाउ व्हेन डिड यू डेवलप दिस काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस एंड स्टोरी टेलिंग के नाउ यू हैव इनसेन एनर्जी। हाँ, इसमें इसी बात को हम आगे बढ़ाते हैं। वो फिर इसके साथ हम वो चीज़ ऐड कर देंगे जो मैंने आपको मिराज के बारे में कही कि वो ऑनर का एक था कैफे वगैरह, ठीक है। उसके बाद वो जब मैं वहाँ पे काम, फिर हुआ क्या कि मेरे जो एचओडीज थे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, वो जब भी आते थे वो मुझे देखते थे कि अहमद इज़ बिहाइंड द बार और नॉट।
अगर मैं नहीं होता था तो वो वापस चले जाते थे Right. क्योंकि वो ये बात रियलाइज़ कर रहे थे कि ये अहमद कॉफ़ी ब्रू करता है वो डिलीशियस है और जो दूसरे करते हैं उसमें बिटरनेस या अनप्लेजेंट का लेवल है। तो समवेयर कि वो ये बात थोड़ा सा समझना शुरू हो गया कि इस बंदे की जो अंडरस्टैंडिंग कॉफ़ी के साथ बहुत ज़्यादा है। अच्छा, अब मैं लाते आर्ट बनाता था, मिस आयशा शी वॉज़ वेरी हैप्पी कि मेरी लाते आर्ट की स्किल थोड़ी सी बेहतर हो रही हैं और मैं वीडियोस देखता था। उसने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया एक जेंटलमैन से यूट्यूब पे, उसका नाम था मास्टर जूनिची यामागुची। उसने मुझे कहा अहमद डू यू नो हिम। मैं चूँकि नहीं कभी वीडियोस देखी थी, मैंने कहा नो आई डू नॉट नो। तो उसने जब मुझे वीडियोस दिखाई मैंने कहा यार ये तो मैजिशियन है, मतलब ये मास्टर जूनिची यामागुची ही इज़ फ्रॉम जापान। तो वो जब वो लाते आर्ट बनाते तो मुझे ऐसा लगता है जैसे उसके हाथ में पेंसिल है और वो कागज़ पे यूं लाइन से बना रहा है और वो लाइन से बन रही और मैं उसको देख के इतना कॉन्फिडेंट होता था कि नेक्स्ट डे मैं जाता था और मुझे लगता था कि मैं ये कर लूँगा, लेकिन नहीं हो पाता था। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि मेरे पास तो था एक नॉर्मल सा मोबाइल जो नॉन एंड्रॉइड टाइप यू नो कि उस दौर में जो चला करते थे कीपैड वाले। तो मैं क्या करता था कि मैं वहाँ के जब मैं छुट्टी करता था यानी कि मेरा चेकआउट होता था तो मैं वहाँ के लोकल जो नेट कैफ़े होते थे वहाँ पे बैठता था। मैं मास्टर जूनिची की वो यूट्यूब खोलता था और उसको देखना शुरू कर देता था और मैं इतना कॉन्फिडेंट होता था एक ही वीडियो को इतनी बार देखने के बाद मुझे लगता है कि नेक्स्ट डे इंशाल्लाह मैं बना लूँगा। अच्छा, वो एक बार हुआ, दो बार हुआ, तीन बार हुआ। वो जो ऑनर था, वो जो वहाँ पे जॉब करते थे या ऑनर थे, उसने मुझे ना वो मलय लैंग्वेज में यू गिला मियाँ हो रहा ये तो पागल है। मैंने कहा ये क्या हुआ है? कहते यार मैं जब भी देखता हूँ एक ही तरह की वीडियो देख रहे हो, क्या तेरे पास यू डू नॉट हैव एनी मोर स्टफ जिसको आप देखें? मैं मतलब वो चूँकि नहीं जानता था कि मैं किस पर्सपेक्टिव से देख रहा हूँ। अच्छा, खैर ये चीज़ गुजरने के साथ साथ मुझे मैं वो आर्ट नहीं बना पाया, वो आर्ट मैं नहीं बना पाया, लेकिन मैं डेली यूट्यूब पे जाता था और उसको देखा करता था। लेकिन हुआ क्या कि मैं एक वीक में फ्यू आवर्स स्पेयर करता था डिफरेंट कॉफ़ी हाउसेस में जाने के लिए, राइट, ताकि मैं उनकी कॉफ़ी पी लूँ, उसके बारिस्ता से चिट चैट कर लूँ वगैरह वगैरह। तो यहाँ से एक टर्निंग पॉइंट आता है कि मैं एक चाइनीज़ बारिस्ता से मिला तो उसने मुझे सेम इसी तरह कहा जिस तरह मिस आयशा ने मुझे कहा था, यिंग सैंग उसका नाम था। उसने बताया अहमद डू यू नो हिम। और जब उसने मुझे दिखाया तो वो मास्टर जूनिची यू नो कि ही इज until now he's just like my crush, ठीक है, my first coffee crush। but this time Ahmed knew him। जब उसने मैंने कहा या I know him, मैंने फिर उसे बताया, मैंने कहा मेरी ज़िंदगी की एक बड़ी ख्वाहिश है कि मैं अगर मुझे कभी लाइफ में कुछ चांस मिला तो मैं जस्ट आई वांट टू हैव अ लुक हिम, आई जस्ट वांट टू मीट हिम। मुझे ये नहीं है, ये एक्साइटमेंट नहीं था कि मैं उससे कॉफ़ी सीखूंगा, लेकिन ये था कि जैसे एक सेलिब्रिटी को आप मिलना चाह रहे हैं ना, तो मैं जस्ट उसको मिलना चाह रहा था। तो उसने मुझे कहा आपको तो जापान जाने की ज़रूरत ही नहीं है, हालांकि मुझे नहीं पता था मैं जा भी सकता हूँ कि नहीं जा सकता। उसने मुझे कहा कि मेरे बॉस ने इनको बुलवाया है, तो ये यहाँ पे एक ट्रेनिंग सेशन कर रहे हैं, तो यू नीड टू कलेक्ट योर मनी फॉर द फीस। मैंने कहा वाह। फिर उसने मुझे बताया कि इस मंथ में आ रहे हैं। मैंने वो भी, मैं तो सीधी सी बात है पैसे कमाने के लिए गया था, घर वालों को सपोर्ट के लिए, लेकिन मैं ट्रस्ट में मैंने जो भी वहाँ पे कमाया मैंने अपने ऊपर ही लगाया। वो जितनी भी इंटरनेशनल वर्कशॉप हुई जहाँ पे मुझे लगा मुझे कुछ सीखना है, मैं वहाँ पे गया। तो इसी तरह जो फर्स्ट सेशन जो मैंने अटेंड किया वो मास्टर जूनिची का किया। मैन दिस ऑब्सेशन विद लर्निंग, ये पूरी स्टोरी में स्टैंड्स आउट कि जब आप वो वीडियोस देखते रहे ना लूप में, चाहे वो आर्ट आपसे नहीं बना क्योंकि अभी उसकी फिजिकल मैनिफेस्टेशन नहीं हो रही थी, लेकिन माइंड सीखता जा रहा था। तो माइंड में इतने ज्यादा एक तो पैटर्न्स बनते जा रहे थे, सेकेंडली आप किस पर्सपेक्टिव से देख रहे थे और वो किस पर्सपेक्टिव से सेट हुआ कि जब द नेक्स्ट owner asked you, then you knew him, and then you can talk that language, you can basically speak coffee। Exactly। तो फिर उनका सेशन आया, अटेंड करते हैं उनका सेशन आया और क्योंकि मलेशियन इस बात पे हैरान थे कि एक शख्स मलेशिया में यानी कि मेरी इंडस्ट्री के एक शख्स यहाँ से कमाने के लिए आया है और ये कमाने की बजाय ये इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इस बात पे उन्होंने मुझे बड़ा अप्रिशिएट किया। मेरे ऑनर्स ने बड़ा, जहाँ पे मैं जॉब करता था, उन्होंने मेरी फीस पे नहीं की, लेकिन उन्होंने मुझे बड़ा अप्रिशिएट किया। और फिर मैंने वो जितने कुछ 2-3 महीने लगा के जो मेरी फीसेस थी वो मैंने कलेक्ट की और उनकी फ़ीस। अच्छा, मैं अभी आई स्टिल रिमेंबर माई फीलिंग्स। मैं इसको भी जब ट्रांसलेट करता हूँ तो ट्रस्ट में मुझे ये फील कहीं से भी नहीं आती कि मैं उनसे कुछ सीखने के लिए गया था। मुझे ये लगा कि मैं सिर्फ उनको, मतलब जैसे यू नो कि कोई सेलिब्रिटी आ जाए, कोई भी आ जाए पाकिस्तान में, एक उस्ताद जिसको तो आप जस्ट उसको देखना चाह रहे हैं कि यार
तो मैं बस उसको इसीलिए वो जब सेशन जिस टाइम पे था मैं उससे 1 घंटा पहले ही वहाँ पे चला गया। या तो मैंने वो Yeah. लॉक लगा हुआ था, गार्ड खड़ा हुआ था, मैंने गार्ड से पूछा यार यहाँ पे तो एक सेशन है, उसने कहा हाँ हाँ यहाँ पे एक सेशन है। तो मैंने कहा कहाँ पे आए वो मास्टर, उन्होंने कहा जी वो ब्रेकफास्ट करने के लिए। अच्छा मैं वहाँ पे मैंने कोई 2-3 जैपनीज वर्ड भी यूज़ किए हुए थे, याद सीखे हुए थे। अच्छा वो जब आए तो वो जैसे कि किसी को देखे दिल धड़कता है क्रश को देखे, वो जब मैंने पहली बार देखा ये वो सो सिंपल गाय, राउंड नेक, उसने शर्ट पहनी हुई है, ट्राउजर टाइप पहना हुआ है, और मैं चूँकि उसको वीडियोज़ में देखता था तो मैंने उसे कहा हायो गोजाइमास, वो चुनका हायो गोजाइमास। तो उसके बाद वो खुला और अंदर ले गए, और इसी तरीके से तो उसमें जब उसने सबसे कहा कि यार एक आप कप बनाए, मैंने भी कप बनाया, मैं उसको थोड़ी फाइन लाइन सीख रहा था लेकिन उसमें रिदम नहीं था। जब उसने देखा ना, उसने मुझे पूछा कि व्हाट्स योर नेम, मैंने कहा माय नेम इज़ अहमद। यू टेलिंग द स्टोरी ऑफ मास्टर। हाँ, तो उन्होंने कहा जी एक कप बनाई। मैंने जब कप बनाया तो लाते आर्ट मंत्र बनाई, तो मुझे उन्होंने पूछा व्हाट्स योर नेम, मैंने कहा माय नेम इज़ अहमद। अच्छा, फिर वो अपनी फेसबुक में देखने लग गई। तो फिर उसने मुझे पूछा कि आप क्या मेरी फेसबुक में ऐड है, मैं कहा जी। फिर मैंने देखा ओ यू आर मोहम्मद, मैं कह क्योंकि वो फर्स्ट नेम मोहम्मद है। तो फिर उसने मुझे बताया कि वो हाँ मैं समझ रहा हूँ, मैं देखता रहता हूँ कि आप मेरी आर्ट की कॉपी करने की कोशिश करते हैं, और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी कि वो मुझे रिकग्नाइज़ करते हैं इस पॉइंट। अच्छा, उसके बाद मुझे लगा कि उन्होंने मुझे एक स्पेशल फोकस किया है। हाँ, क्योंकि मैं जब वो कैटेगोरिकली उन्होंने लोगों को अलग अलग किया, तो मैं था और मेरे साथ एक फीमेल थी, सिर्फ वो एक ग्रुप में थे, बाकी कोई 8-10 इधर 8-10 इधर, इस तरह से। और उन्होंने मुझे, मैं इस बात का एतराफ़ करता हूँ और अप्रिशिएट भी करता हूँ, और बहुत खुश भी होता हूँ कि मैं मस्जिद यूनिची का लाते आर्ट में स्टूडेंट हूँ, जो गालबन इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2017 के वर्ल्ड चैम्पियन है लाते आर्ट के, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। और उनकी काफ़ी ज़्यादा जो टेक्निक, उन्होंने फिर उसके बाद मुझे एक सीडी दी जिसमें उनकी टेक्निकलिटीज़ को उन्होंने डीकम्पोज किया हुआ था। और इसमें इसके बाद इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब मैं वापस अपने बैक टू जॉब हुआ, तो जब मेरी आर्ट बेहतर हुई तो लोग मुझे जूनियर जूनिची के नाम से कहना शुरू किया। तो यहाँ से फिर मैंने 4.5 ईयर गुजारे उसी जगह पे, जहाँ पे मेरे बॉस ने मुझे 1 साल की गारंटी दी थी। 4.5 ईयर। और जब मैं जाने लगा, बेसिकली जाने का पर्पस भी यही था कि मैं अपने घर में एक कमिटमेंट करके आया था कि मैंने 5 साल रहने। हाल तो मैं 3 साल के बाद एक बार होमलैंड चक्कर लगाया मैंने, तो बस 6 मंथ रहते थे। आई थॉट कि यार मुझे एक आम कैफ़े में भी जाना चाहिए। हाँ। ये तो 5 स्टार होटल का कैफे है, मुझे एक आम कैफे में। लेकिन बाय द टाइम जब आपके 4.5 साल खत्म हो रहा था, या ओवरऑल मलेशिया का टाइम, तो अच्छी खासी कॉफ़ी की दुनिया में अंदर बाहर एक महारत भी हासिल हो गई थी, और इसकी आर्ट एंड साइंस इसकी समझ आ गई। और मलेशिया में कुछ पैसे भी जोड़ लिए थे कि नहीं जोड़े थे? नहीं, सच पूछे तो मैं अभी कहूँ तो मैं मलेशिया से सिवाय इस स्किल के कुछ भी नहीं लेकर आया। राइट। और वापस आने का जो डिसीजन था वो करना ही था कि कोई पैशन बुला रहा था यहाँ पे कि बस वीज़ा भी हो गया, फैमिली के भी, क्या फैमिली के साथ भी रहना था, वो वाज दैट थॉट। और ये साल कौन सा 2014? ये 2014 में आई केम बैक टू 14 चल रहा है। मुझे तो क्या चल रहा था? हाँ, मुझे ये था कि मैं चूँकि मैं बरिस्ता गिल्ड से हो चुका था वहाँ से, तो मुझे ये लगा कि मुझे पाकिस्तान जाके एक कॉफ़ी एकेडमी ओपन करनी है। ओके, सो कॉफ़ी एकेडमी का पैशन आ गया। पैशन था। उसकी रीज़न ये थी कि मैं जब भी वहाँ पे देखता था कुछ लोगों को, दे वर एजुकेटेड, लेकिन दे वर डूइंग लेबर काइंड ऑफ जॉब्स एंड सिक्योरिटी गार्ड। तो मुझे लगा कि यार अगर मैं पाकिस्तान में जाऊँगा, कुछ कॉफ़ी एकेडमी बनाऊँगा, तो ये लोग जब अब्रॉड जाएंगे सीख के, तो दे कैन हैव सम डिसेंट जॉब विद डिसेंट सैलरी। तो चूंकि मैं देख रहा था, आपको पता है मलेशिया में बहुत गर्मी होती है बहुत, और लोग बाहर काम कर रहे होते थे, और आप किसी भी कॉफ़ी हाउस में चले जाएं तो वहाँ पे रूम टेम्परेचर है, तो वो मतलब ऑफ कोर्स ये इजी जॉब भी है, डिसेंट भी है, और एक स्किल भी है। तो मेरा मोटिव जो पाकिस्तान आने का था वो ये था। आल तो पाकिस्तान आके मैंने एक अच्छी खासी सफरिंग की है। क्योंकि मैं एक सिस्टम से होकर आया था, और सिस्टम का मतलब ये था कि जितना आप मेहनत करते हैं उतना आप कमाते हैं। तो यहाँ पे आपको पता है वो सिस्टम नहीं था। 2014 में आप आते हो, तो 2015 में एक एकेडमी का ख्वाब तो लेके आए, लेकिन उस ख्वाब को पूरा करने के लिए फिर
what are some of the years between let's say 2014, 15, 16, 17, 18 जब तक ये पहली बैरिस्टा गिल्ड एशिया जहाँ पे अभी हम बैठे हैं, ये कब किस साल में आती है और जब पाकिस्तान आने से इस साल के बीच में क्या जर्नी रही? तो पाकिस्तान में आया तो मुझे ऑफ कोर्स ये रियलाइज़ हो चुका था कि यहाँ पे वो ग्राउंड रियलिटीज़ जो मैं सोच कर रहा हूँ वो वैसा नहीं है। सही है। और आई हैव टू फेस हार्ड टाइम, और मैंने वो हार्ड टाइम देखा भी मॉनिटरी सेंस में भी और अपनी स्किल्स को रिकॉग्नाइज ना करने के तौर पे भी। लेकिन चूँकि मेरा पीछे मोटिव यही था कि मैंने कॉफ़ी एकेडमी बनानी है, तो 2014 में मैंने जब ज्वाइन किया तो 2016, 2017 को मुझे बैक टू मलेशिया ट्रैवल करना पड़ा अपनी सर्टिफिकेशन के लिए बारिस्टा गिल्ड एशिया से। अच्छा, बारिस्टा गिल्ड एशिया से ही मलेशिया में? फिर मैं चूँकि बारिस्टा गिल्ड एशिया का हेड ऑफिस वहाँ है, इसलिए मैं इस बात पे अब भी कहता हूँ कि पाकिस्तान की फर्स्ट इंटरनेशनल कॉफ़ी एकेडमी है जो हम 2017 से इसको होल्ड करते हैं। तो 2017 में जब मैं सर्टिफिकेशन करके ऑथराइज्ड ट्रेनर की वापस आया तो पैशन यू नो टचिंग पीक्स, लेकिन मॉनिटरी जो थी वो लॉयर थी। और मैं यहाँ पे अप्रिशिएट भी करता हूँ हसीब साहब को हाला वाले, उन्होंने मुझे कुछ टर्म्स पे कॉफ़ी मशीनें उधार भी दी, कुछ मैंने पे किया, कुछ उधार भी दिया। उन्होंने बहुत सपोर्ट की। मैं अपनी इस जर्नी में जो सबसे पहला जो धक्का है जो जिससे स्टार्ट हुआ वो हसीब साहब को कहता हूँ। उनको ये क्रेडिट जाता है कि अगर वो फाइनेंशियली मुझे पुश ना करते तो शायद मैं ना कर पाता। तो जब मैंने कॉफ़ी एकेडमी की तो मैं आई वॉज ड्रीमिंग के ओके पेज बन के, चूँकि मैं अब भी समझता हूँ कि मैं सोशल मीडिया में टोटल इलिटरेट हूँ। तो बिजनेस शुरू होता है 2017 में फेसबुक पे यार, ये अब लोगों को पता चल गया होगा कि कॉफ़ी एकेडमी बन गई है। ठीक है। और एकेडमी का मतलब क्या होता है उस वक्त कि एक मशीन होती है कि 2-3? हाँ, उसमें मेरे पास 2 मशीनें थी। 2 मशीनें होती हैं और गालबन 3 ग्राइंडर थे। ठीक है। 2 ग्राइंडर मैंने डेडिकेट किए हुए थे कॉफ़ी मशीन्स के लिए, और 1 ग्राइंडर मैंने डेडिकेट किया हुआ था अपनी फिल्टर कॉफ़ी के लिए। तो फिल्टर कॉफ़ी का एक अलग से टेबल था। हाँ। और बाकी जो है वो एक अलग से था। ये स्टार्ट हुआ 2017 के लास्ट में और फेज़ 5 में 4th फ्लोर पे। ठीक है। और जो यहाँ पे आएगा वो कितने दिन तक सीखेगा और उसको क्या बारिस्टा गिल्ड एशिया की एक सर्टिफिकेट? हाँ, अब हुआ क्या कि मॉडल ये था कि बेसिकली बारिस्टा गिल्ड एशिया का जो फॉर्मेट है या पूरी दुनिया में एक जो फॉर्मेट है वो 3 डेज़ का है जब आप इस लेवल पे एजुकेशन लेते हैं। लेकिन पाकिस्तान में सबसे बड़ा चैलेंज मुझे यही लगा, 3 डेज़ में क्या सिखाएंगे। अब मैं इस बात को रियलाइज़ करना शुरू हो गया कि अभी तो यहाँ पे ईयर्स भी नहीं हुए, तो वहाँ पे सेंचुरी से कल्चर है। तो ऑफ कोर्स लोगों को एक पहले से बहुत ज़्यादा पता है और वहाँ की लाइफ बड़ी फास्ट है। वहाँ पे लोग बहुत मुश्किल से टाइम निकालते हैं अपनी एजुकेशन के लिए, और यहाँ पे लोगों के पास इनफ टाइम है, तो मुझे इसको एक्सटेंड करना चाहिए। तो सिंस 2017 हमने फिर ये 3 डेज़ की बजाय एक्सटेंड करके इसको 5 डेज। अब भी लोग यही कहते हैं 5 डेज़ में, हालांकि मुझे पता है वो बासियाँ ले रहे होते हैं, ठीक है। मतलब उनके लिए 5 डेज़, बहुत सारे ऐसे लोग हैं अब मुझसे कॉन्टैक्ट में आते हैं, यार इसको किसी न किसी तरीके से 3 डेज़ में कर सकते हैं। तो बेसिकली ओरिजिनल मॉडल वही 3 डेज़ का ही है। फर्स्ट कस्टमर और द फर्स्ट 3-4 कस्टमर्स कैसे आते हैं? फेसबुक पेज बनाया, किसी को पता नहीं है, क्या चल रहा है माइंड में, व्हाट इज द एंजाइटी लेवल? अब मेरे लिए प्रॉब्लम ये था कि मैं जॉब भी कर रहा था। हाँ। ये मेरा एक पैशन प्रोजेक्ट था। ठीक है। और पैशन प्रोजेक्ट क्या, मेरा पेट नहीं भरता था, मेरा ब्रेड एंड बटर नहीं था। वो क्या जो मैं जॉब कर रहा था, जहाँ पे मैं एक इंटरनेशनल कॉफ़ी ट्रेनिंग कॉफ़ी ब्रांड में काम कर रहा था एज ए बारिस्टा ट्रेनर। आई सर्व दिस ब्रांड फॉर 5 years। तो अब मैं वहाँ पे एज अ बारिस्टा ट्रेनर और मैं बना के खुद ही कॉस्ट में सर्व करते थे ट्रेनर फॉर दैट। तो अब मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि 2017 में मेरी जो सैलरी थी वो अगर मैं गलत नहीं तो 72,000 थी। ठीक है। और मैं जो मेरी एकेडमी था उसका रेंट 50,000 था। Oh right, so okay, so the passion, the cost of passion is that much के जितनी सैलरी जा रही है वो ऑलमोस्ट सारी ही अपने पैशन पे जा रही है, यूटिलिटी भी जा रही है। और आवर्स क्या थे उसके, क्या आवर्स चल रहे थे उस वक्त बारिस्टा एज अ बारिस्टा ट्रेनर? अच्छा, अब वो हाँ, अब मैं जहाँ पे जॉब करता था ऑफ कोर्स वहाँ पे मुझे 9 घंटे गुजारने, और जो फिर मैं उसको नहीं, शुरू में तो मेरे पास स्टूडेंट ही नहीं ना है। हाँ। मैं तो ये कर रहा था जो कि जनाब मैं पेज बनाऊंगा, एकेडमी बनाऊंगा, लोग आएंगे, लेकिन नहीं आए। फिर मुझे लगा मुझे बाहर जाना चाहिए। मतलब मैं उस ब्रांड का नाम नहीं लेता, मैं फर्स्ट टाइम उनके पास गया, क्योंकि ये वो टाइम था
जब जो कॉफ़ी हाउस थे वो अंडर शेफ हुआ करते थे। शेफ कि शेफ जो है ना वो एग्जैक्टिव होता था और उसके नज़दीक जो कॉफ़ी है कि जस्ट डॉट, तो इसका तो कोई ऐसा काम खोल नहीं के है। पीने वाली, वरना कोई इस तरह की कोई चीज़ है। अब तो खैर है कि प्रॉपर एक चेन ऑफ कमांड आ गई ना कॉफ़ी हाउस में, तब तो वो सारी एक शेफ के अंडर होती थी। जो सही। किचन में होता था वही समझता था कॉफ़ी उसकी डोमेन है। सही। तो मैं जब किसी ABC में गया तो मैंने उनको बताया जी हमारा एक ट्रेनिंग सेंटर है, हम आपको एक कारपोरेट ट्रेनिंग भी ऑफर करेंगे अगर आप लोग हैं। ट्रेनिंग फॉर व्हाट? ट्रेनिंग कॉफ़ी के लिए ट्रेनिंग? ओए ब्ला ब्ला, इधर आओ, एमसा को कॉफ़ी पिला के दिखाओ। आज बात लग रहा है, मतलब मुझे उल्टा वो क्या एम्बैरेसमेंट फील होने लगी कि यार ये तो मैं लोगों को मोटिवेट करने आया हूँ। सो अभी ये 2017 के अंदर भी, which is इतना पुरानी बात भी नहीं है, Yeah. अभी 8 साल पुरानी बात है, लाहौर के अंदर which will mean entire पाकिस्तान में कॉफी का कल्चर ही भी नहीं था। अभी वही चीज है कि वही ये बस हर जगह बस मिलती है। हाँ। और एक्चुअली वेरी रिलेटेबल, हम भी तो जब यहाँ पे बड़े हो रहे थे चाय होती थी या कॉफी होती हाँ, थी। हाँ। कॉफी में वेराइटियां तो नहीं होती थी, Yeah. सारी नेस्कैफे घोल लेते थे। हाँ। अच्छा नहीं, एक कोल्ड कॉफी होती थी, एक हॉट कॉफी Hot होती coffee होती थी। थी। दो आंसर्स है हाँ, बस, हाँ। ये कोल्ड बना लो या हॉट बना ले, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। सो फिर मुझे लगा कि नहीं यार ये शायद मैंने वक्त से बहुत पहले कम कर लिए। हाँ। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे एक ज़हन में था, मैंने कहा अहमद साहब अगर आप इसको मॉनिटरी लेंस से देखेंगे ना और अपनी कॉफ़ी एकेडमी को शट डाउन कर देंगे तो ट्रस्ट में पाकिस्तान में दूसरी कॉफ़ी एकेडमी बहुत देर बाद आएगी। लोग समझेंगे ये एक अच्छा बिजनेस मॉडल नहीं। आल्दो अब भी मैं कोई इससे कोई अर्न नहीं कर रहा। अच्छा। लेकिन मेरा एक कि एक पैशन प्रोजेक्ट है। मुझे ये लगता है कि लोगों को मैं ट्रेन कर रहा हूँ, लोग अब्रॉड में जाते हैं, एक अच्छी डिसेंट सैलरी लेते हैं, डिसेंट स्किल लेते हैं, मेरे लिए बहुत अच्छा है। अदरवाइज मेरे ओवरहेड चार्जेज इलेक्ट्रिकल यूनिट है, एक बहुत आई एक्सपेंसिव कॉफ़ी मशीन है, उसकी डेप्रिसिएशन है, कॉफ़ी बीज इटसेल्फ बहुत एक्सपेंसिव है, मेरे को सो मेनी थिंग्स। मतलब मैंने भी ऑफ कोर्स अपने एज ए कोच अपने ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है। तो मैं इन सारी चीज़ों में जब अपनी वो कॉस्ट निकालता हूँ तो मुझे लगता है कि अभी नहीं। लेकिन इसका जो फीस का मॉडल था वो मैंने डिज़ाइन बड़ा इंटरेस्टिंगली किया हुआ था। 2017 में बारिस्ता की सैलरी थी 20,000। ओके। क्योंकि बारिस्ता गिल्ड एशिया मुझे लिबर्टी देता था कि मैं अपनी फीस को कस्टमाइज़ कर सकता हूँ। हाँ। दूसरे मुझे नहीं देते थे क्योंकि वो उनकी बहुत ज़्यादा फीसेस वगैरह बहुत ज़्यादा टर्म्स है, मैं उन पर डिस्कस नहीं करना चाह रहा। तो मैंने इसकी जो सैलरी है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके किया। मैंने कॉस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कभी नहीं अपनी फीस रखी। हाँ। अच्छा, वो जब मुझे लगा कि यार ये 40,000 ओके, एक बारिस्ता 2 महीने की सैलरी को कलेक्ट करके मेरी फीस पे कर सकता है, ठीक है, ओके दैट्स इनफ। तो मैंने स्टार्टिंग की 2017 में 40,000 और उस वक्त कॉफ़ी की एक जनरल जो प्राइस थी वो 2,500 के अराउंड, राइट। और जो मिल्क की एक प्राइस थी वो 70 या 75 रुपीज़ पर लीटर थी। ठीक है। ठीक है। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जो इलेक्ट्रिकल यूनिट था वो गालबन कोई 6 या 9 रुपीज़ पर यूनिट था। अब तो आपको पता है ना। हाँ। अच्छा, फिर हुआ क्या कि मुझे विद द पैसेज ऑफ टाइम रियलाइज़ हुआ कि यार ये चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव हो गई है, मेरे लिए कैरी करना बहुत मुश्किल हो गया। और फिर होता क्या था कि एक स्टूडेंट भी आता था तो मैं उसके लिए खोल देता था हाँ। कि चलो यार रेंट तो मैं पल्ले से एक बंदा ही हो जाए, खैर है, मुझे एक खत्म होता है दूसरा आ जाए तो मुझे मतलब ये नहीं होता था कि मैं एग्जॉस्ट हो गया हूँ, थक गया हूँ, बल्कि मुझे ये लगा कि मैं ज़्यादा मोटिवेटेड होता था कि थैंक्स गॉड यार कोई ना कोई आ रहा है। फिर ये हुआ कि 2020 कोविड के बाद अच्छा वो थोड़ा सा काम चला। वो आपने बताना था कि जो 2017 या 18 के अंदर फर्स्ट कस्टमर आता है या फर्स्ट रैंडम गाय कम्स इन, वो कैसे आते हैं? यार वो क्या सब मैं पूछे तो उसकी? वही लोग आए जिनको मैं, जो मुझे जानते थे, जो मैं जानता था। हाँ। और ये थे जो बैरिस्टास काम कर रहे थे डिफरेंट कैफेज में, हाँ, कि ये उनमें- पहले कस्टमर्स बने कि पहले कोई और बना शॉप नहीं वाले नहीं, लोग? ये नहीं। अच्छा, मैं वैसे आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताने लगा हूँ कि यूजुअली जितने भी लोग मेरे पास आए हैं अंटिल नाउ, हाँ। इनमें से मैं फिंगर टिप पे काउंट कर सकता हूँ जिनके ऑनर्स ने उनकी दी हैं फीसेस। Right. अदरवाइज मोस्टली वही हैं जो मेरी तरह बेचारों ने खुद ही कलेक्ट खुद ही collect किया। और खुद ही वो सीखने के लिए आए। तो इनिशियल में भी ऐसे वो लोगों ने कुछ अब्रॉड जाना था, कुछ इस तरह का मामला था। और जब ये कंप्लीट करते हैं तो इन्हें मिलती है एक सर्टिफिकेशन जो बैरिस्टा गिल्ड एशिया की है, हाँ। जिसकी वजह से ये इंटरनेशनल भी रिकॉग्नाइज। रिकॉग्नाइज है और वो जो सर्टिफिकेशन है वो ग्लोबली रिकॉग्नाइज। बिल्कुल ठीक है। और क्योंकि आपने मलेशिया में खुद किया यहाँ से, Yeah. सो
पाकिस्तान में एक ही है सिर्फ। या ये पाकिस्तान। बताइएगा थोड़ा, ये बैरिस्टा गिल्ड एशिया क्या है, कहाँ कहाँ इनकी ब्रांचेस हाँ, हैं या फ्रेंचाइज हैं, और पाकिस्तान में कैसे आई? या बारिस्टा गिल्ड एशिया उसी मोडालिटी पे काम करता है जिस मोडालिटी पे बारिस्टा गिल्ड यूरोप है, बारिस्टा गिल्ड अमेरिका है, इस तरह बारिस्टा गिल्ड एशिया है। ठीक है। हमारा जो हेड ऑफिस है वो कोलंबपुर मलेशिया में है। ठीक है। और 2017 से मैं इसका एक चैप्टर पाकिस्तान में होल्ड करता हूँ। राइट। और इसके अलावा ये फिलीपीन, ये जो पट्टी है फिलीपीन, सिंगापुर वो खुद जाते हैं मिस्टर डैनियल जो हमारे डायरेक्टर हैं, क्योंकि आपको पता वो नेबरहुड कंट्री है, उनके लिए तो फ्लाई करना आना जाना कोई नहीं है। इंडोनेशिया में है, फिलीपीन में है, इसके अलावा बाकी डिफरेंट स्टेट्स हैं, सबा सराबा वहाँ पे है, और पाकिस्तान में जबरदस्त। या सो या तो इसके हम फीस स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे। तो वो 20 जब कोविड में कुछ काम अच्छा हुआ कोविड से पहले, मतलब कुछ लोग अब्रॉड गए। अच्छा। और उन्हें लगा, आपको पता है वो जब लोग अब्रॉड जाते हैं या मिडिल ईस्ट वगैरह जाते हैं तो वो देखते हैं कि यार यहाँ पे काम अच्छा है, तो वो अपने कज़न को अपने फ्रेंड को बुलाने की कोशिश करते हैं या उनसे कॉन्टैक्ट में होते हैं। तो वहाँ पे मामला थोड़ा सा बेहतर कैसे हुआ कि उन्होंने बताना शुरू कर दिया, भाई यहाँ से ट्रेनिंग लेकर आओ, अगर आप ट्रेनिंग के बगैर आएंगे तो आपको जॉब नहीं मिलेगी, और जहाँ पे ट्रेनिंग टू एक्सपेंसिव, क्योंकि वहाँ पे जो इंटरनेशनल थी वो तो बहुत महंगी थी, और मैंने जस्ट उसको बारिस्टा की सैलरी के साथ इंटीग्रेट किया हुआ था। तो इस तरह से मेरा कुछ काम बेहतर हुआ। वो जो 72,000 सैलरी थी उसमें से जो 50,000 मैं रेंट पे करता था, कुछ यूटिलिटी पे करता था, और मेरी फैमिली भी इधर थी, मेरा घर भी रेंट पे, और मेरे लिए आप समझ सकते हैं कि किस तरह वो एक चीज़ें थी चल रही थी। और मैं एक बड़ा, वही बात मैं कर रहा हूँ कि जो फाइनेंशियल स्ट्रेस से मैं निकल के यहाँ से गया था, उसी स्ट्रेस का मैं आने के बाद भी सिखा रहा हूँ, लेकिन उसमें एक वैल्यू ऐड हुई, वो थी पैशन। मुझे ये लग रहा था कि आई एम हियर फॉर अ कॉज, कि मुझे ये नहीं कभी लगा कि मेरे को जीने का मकसद नहीं है या मेरे वजूद इस दुनिया में कोई मायने नहीं रखता। तो मुझे बस ये लगा कि मुझे एक कॉफ़ी एकेडमी बनानी है और मुझे लोगों को ट्रेन करना है। जो लोग अब्रॉड में जाएंगे उनका लाइफस्टाइल बेहतर होगा, मेरे लिए ये एक सेटिस्फाइंग मोमेंट है। और इसीलिए मैं अपनी कॉफ़ी एकेडमी को बंद नहीं करना चाह रहा था, हालांकि मैं बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल आप समझ सकते हैं जिस तरह से मैं जंप कर रहा था। सो कुछ बेहतर सूरत हाल हुई, फिर वो हम जैसे कुछ बेहतर होने शुरू हुआ, कोविड आ गया। वो फिर सारा वाइंड अप करके मुझे अपने घर के ड्राइंग रूम में रखना पड़ा। और ऑफ कोर्स फिर वो कोई सूरत हाल नहीं थी, अर्निंग नहीं थी। और इस सारे दौरान में एक वो जो पाकिस्तान में एक बैरिस्टा ट्रेनर की जॉब चल रही थी, वो चलती रही वो अपनी वहां से सैलरी ली, बाकी सारे एकेडमी चलाने में, घर चलाने में, बिल्कुल ऐसा एक स्ट्रगलिंग टाइम, बिल्कुल ऐसा। लेकिन मैंने इस सारे प्रोसेस में जॉब नहीं छोड़ी। फिर मैं जॉब भी कर रहा था, लेकिन जॉब में ड्यूरिंग कोविड 50% हो गया कि आपको सैलरी 50% मिलेगी। ओके। तो फिर वो 50% में चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रही हैं, टफ रही हैं। फिर कोविड के बाद मैं अपनी एकेडमी को, जब वो थोड़ा सा ओपन हुआ, तो मैं अपनी यहाँ पे थोड़ा सा एक अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस है, मैं नाम लिए बगैर शेयर करूँगा। फिर लेकिन वो मेरे लिए प्लेजेंट भी, अनप्लेजेंट का वर्ड सॉरी मैं गलत कर बैठा, माय अपोलॉजी, बिकॉज मैं ये समझता हूँ कि एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। उस वक्त जो अनप्लेजेंट, लेकिन वो एक रीज़न होती है, वो रीज़न है। तो मैंने अपनी एक स्टूडेंट के साथ मिलके वो किसी हमने एक प्लान किया कि हम अपने एक बिजनेस को खोलते हैं। राइट। तो बस वो बिज़नेस खोलने के दौरान ही मुझे लगा कि शायद कहीं पे मेरा ये अनवाइज डिसीजन है, तो आई स्टेप बैक, और पर्पजली आई स्टेप बैक। उस वक्त मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि वो मुझे लगा कि मेरा फाइनेंशियल स्ट्रेस नहीं है, वो मेरा इमोशनल स्ट्रेस है, और वो मैं काफ़ी अरसे तक इसका जो है ना वो एक डैमेजेस मुझे फील होते रहे। चूँकि फाइनेंशियल हो तो आप मैनेज कर पाते हैं, इमोशनल नहीं मैनेज कर पाते, और मेरे जैसा बंदा तो बड़ा मुश्किल है सीरियसली, क्योंकि मुझे लगा कि उस दौर में तो मैं काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकर भी था। ठीक है। तो बहरहाल वो स्टेप बैक हुआ। फिर मुझे लगा कि मुझे जॉब नहीं करनी चाहिए, मुझे अपना फुल फोकस जो है ना वो अपनी कॉज और जो पैशन है उस पर लगाना चाहिए। ठीक है। फिर मैंने जॉब नहीं की, फिर मैं अपनी एकेडमी को ले गया पीको रोड पे, सेकंड फ्लोर पे। वहाँ पे आते ही मेरे पास 2 स्टूडेंट आए, मुझे लगा थैंक्स गॉड मेरे घर का रेंट भी निकल गया, मेरे जिस जगह का किराया वो भी निकल गया, मेरे पास कुछ अमाउंट भी आ गई जिससे मैं कि बाइक या पे या उरे परे में आ जा सकता हूँ। तो इस तरह से मेरी थोड़ा सा काम बेहतर होना शुरू हो गया। अब मुझे लगा कि ट्रिगर मैं कहाँ पे हूँ, यहाँ पे ट्रिगर हुआ हूँ कि कोविड के बाद लोगों ने, मेरा ख्याल है कि अपने बिजनेस को रीशेप किया, अपने प्लान्स को रीएडिट किया, घर में बैठ के उन्होंने कुछ ट्रेंड चेक किए, और घर में बैठ के जो लोग कॉफ़ी हाउस पे बैठा करते थे उन्होंने घर में बैठ के कॉफ़ी बनाई, और वो बनाने में
और कुछ कॉफ़ी पीने में उनको थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप हुआ। और मुझे लगा कि उसके बाद जो वेव आई है एंटरप्रेन्योर की, कि हमने अपना बिजनेस ओपन करना है, वो थोड़ा सा डिफरेंट हुआ। फिर उसमें ये फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू, इन द बिफोर कोविड हमें पाकिस्तान में मिलते थे सिर्फ इंटरनेशनल कॉफ़ी हाउसेज, और जो बस ठीक ठाक एक मतलब है, सबका पता है जी ये फलां चेन है, ये फलां चेन है। लेकिन आफ्टर कोविड हमने देखे स्पेशली कॉफ़ी हाउसेज जो पाकिस्तानी पैशनेट फाउंडर्स खोलना शुरू किए। ये जो वेव है, ये एज अ उस वक्त एज आप जॉब भी गए थे एज अ बैरिस्टा, तो आपको कैसे नजर आ रही थी? क्योंकि मुझे जो इसमें सबसे बड़ा लेसन नजर आया, बल्कि आप सबके लिए भी, वो ये है कि अहमद वाज़न्ट रॉन्ग, ही वाज जस्ट अर्ली इन द गेम। उस वक्त कॉफी को इतना सीरियस लिया ही नहीं जा रहा था। एंड हैड यू स्टॉप्ड, जो कि बहुत टाइम फाइनेंशियल स्ट्रेस आया कि यार रुक जाओ, तो ये जब तक ये वेव आनी थी, यू वुड नॉट हैव बीन इन द वेव, बट जस्ट बिकॉज यू स्टक विद द पैशन, जो आप मलेशिया में देख आए थे कि वेव चल चुकी है, और जब वो पाकिस्तान में आई है, तो इस वक्त एक्चुअली पीपल डोंट नो हियर कि इस वक्त मैं एटलीस्ट 8 to 10 कैफेज में, अलग अलग कैफेज में लाहौर में और इवन कराची तक जाके आया हूँ। वहाँ पे जो बैरिस्टास हैं, उनका ड्रीम है कि अहमद सर से एक लेसन सीख ले। एंड द रिस्पेक्ट दैट यू हैव, ये एक बैरिस्टा है, उनका नाम है अहमद। वो कहते हैं आपने मुझे कभी किसी ने उसको अहमद सर कह दिया, और अहमद सर नहीं, आपने कहना पूरे पाकिस्तान में एक ही अहमद सर है और वो आप है। सो दैट काइंड ऑफ रिस्पेक्ट जो आप अपने जापानीज टीचर के बारे में बोलते हो, वो मैंने देखा कि इस वक्त कम्युनिटी सारे बैरिस्टर्स आपके बारे में बोलते हैं। सो what did you experience in terms of coffee culture in Lahore pre-COVID and after COVID? और फिर आपका वही आप ट्रिगर पॉइंट के पीछे भी गए थे, 2021 कैसा, 20 कैसा था, 21 कैसा था, और फिर कैसे आगे चले? सो प्री कोविड में तो यही था कि लोग जो बारिस्तास हैं वो स्किल्स सीख के बाहर जाना चाह रहे हैं। अच्छा, वो बाहर जाने के लिए सीखते थे, ठीक है। अच्छा, अब वो तो चैप्टर क्लोज हो गया कोविड के दौरान। अब आगे एंटरप्रेन्योर जो एक बहुत बड़ा बिजनेस रन कर रहे थे, कॉफी पीते थे, ट्रैवलर थे, एक्सप्लोरर थे, ठीक है। उन्होंने मेरे ख्याल में सोचा कि यार हम 8-10 लोग एक कैफे में जाके मीटिंग करते हैं, उनको पैसे देते हैं, तो क्यों ना अपना एक कॉफी हाउस खोल लिया जाए। ठीक है, तो मुझे लगा कि ये एक थोड़ी सी चीज आई, और उसमें जो कॉफी हाउसेस खोले वो उन्होंने खोले जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे या बड़े बड़े अमीर लोग थे। मुझे लगा उनके लिए ये एक जस्ट पीनट था कॉफी हाउस, एक कॉफी हाउस खोल। तो लेकिन मैं एज ए कॉफ़ी एकेडमी जब इन चेंज को देखता हूँ तो मुझे खुशी नहीं होती। मुझे खुशी इसलिए नहीं होती कि पहले एक ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलप हो रहे थे जिन लोगों ने कॉफ़ी इंडस्ट्री को सर्व करना था। अब अलार्मिंगली जितने भी सेशन हो रहे हैं उनमें ज़्यादा एंटरप्रेन्योर हैं, ज़्यादा वो लोग हैं जिन्होंने कॉफ़ी हाउस खोलने हैं, और उनमें से एक आध जेंटलमैन ऐसा है जिसने सीखनी है, बारिस्टा कैरियर स्टार्ट करना है, और उसका भी मोटिव यही है कि मुझे जैसे ही कोई अपॉर्चुनिटी मिले और मैंने फ्लाई कर देना है। हाँ। तो वो ये मैं इसको समझ रहा हूँ कि ये एक बोटलनेक की सिचुएशन है, राइट, कि जो जितनी स्पीड से कॉफ़ी हाउसेस खोल रहे हैं उतनी स्पीड से ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं डेवलप हो रहे। और फिर होता क्या है, वही कैफ़े ओनर ABC कैफ़े से एक दो लोग लेते हैं और फिर उनसे मिलके वो कॉफ़ी हाउस बनाता है। हाँ। और 5-6 माह बाद उन्हीं से वही लोग निकल रहे होते हैं और वो लोगों को बता रहे होते हैं मैंने ये कॉफ़ी हाउस भी खुलवाया, मैंने ये कॉफ़ी हाउस भी खुलवाया, ये कॉफ़ी हाउस भी खुलवाया। तो अब बेचारा जो एंटरप्रेन्योर है जिसने एक इन्वेस्टमेंट की हुई है वो कहीं ना कहीं उन लोगों के हाथों में कहीं ना कहीं हो रहा होता है। तो मुझे लगता है कि ये एक थोड़ा सा अलार्मिंग चीज़ है। एक जब भी आप एक प्रोजेक्ट डिज़ाइन करें, कोई भी कैफ़े ऑनर, उसको अपनी प्रोजेक्ट में एक कैपिटल डेडिकेट करना चाहिए ह्यूमन रिसोर्सेज की डेवलपमेंट के लिए। वो करना चाहिए। मैं इस बात में पैंथियन को एक क्रेडिट देता हूँ कि पैंथियन कोई भी ह्यूमन रिसोर्स जब रिक्रूट करता है तो वो जीरो स्किल के साथ करता है। ओके। जीरो स्किल से वो हमारी सोसाइटी से लोगों को लेते हैं, उनको एक स्किल देते हैं। अगर वो आफ्टर अ ईयर और 2 ईयर वो जब भी जाते हैं तो हम सोसाइटी को एक स्किलफुल लोग डिलीवर कर रहे हैं। तो ये एक सोशल एस्पेक्ट भी है। ये सोशल एस्पेक्ट या पैंथियन बताओ जर्नी में कब आता है और कैसे आता है? तो अभी तक तो अहमद है क्लासिक खुद जॉब कर रहा है और एक साथ छोटा छोटा साइड बिजनेस शुरू हो गया है, विच इज बैरिस्टा गिल्ड एशिया। लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, एजुकेशन बिजनेस, स्किल डेवलपमेंट, जबरदस्त बिजनेस, बाय द वे ब्यूटीफुल बिजनेस। बट इससे फॉर द फर्स्ट टाइम अहमद आल्सो नाउ बिकम्स अ को-फाउंडर, को-ओनर ऑफ अ एक्चुअल कॉफी हाउस जो लोगों को फाइनली अपनी कॉफी, और जो कि इस वक्त आई थिंक लाहौर में कोई
7-8 बेट से मिल रही है और बड़ा बड़ा एक कल्ट हाँ, फॉलोइंग है कि almost 4 स्पेशली places कॉफी पे। पीनी है तो Yeah, मेंशन किया yeah. ये वाली जर्नी का टर्निंग पॉइंट कैसे आता है? वो यू एंटिसिपेटिंग इसी भी वैसे अपना भी कभी शौक था कि अपनी कॉफी लोग लें कि अपना एजुकेशन में ज़्यादा था और ये दिस केम एज अ हाँ, मुझे ऑफ कोर्स मैं ये बात समझता हूँ कि अगर एजुकेशन तो मेरा पैशन है, हाँ। लेकिन बिजनेस के तौर पे मैं वर्टिकल एंगल का ज़्यादा ठीक है। फैन रहा हूँ। और वर्टिकल एंगल में देखा जाए तो ऑफ कोर्स मुझे लगता है प्रोडक्शन जो है वो एक बेहतरीन क्राइटेरिया है। तो ऑफ कोर्स मैं रोस्टरी में थोड़ा बहुत हूँ, आना भी चाह रहा हूँ। और आपका भी जो मेरा एज ए बारिस्टा भी लीजिए या एज ए अहमद को तौर पे देखूँ तो मैं एक बहुत बड़े से मुराद ये कि एक डिसेंट एक अच्छे से कॉफ़ी रोस्टर भी ओपन करना चाह रहा हूँ। Right. उस पर ऑफ कोर्स मेरा थोड़ा सा बैक एंड पे काम चल भी रहा है। अब हम जब पैंथियन को देखते हैं तो पैंथियन की स्टोरी भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि पैंथियन की स्टोरी का आगाज़ जो होता है वो उस वक्त के मेरे एक क्लाइंट या कस्टमर और आपके मेरे एक ब्रदर फ्रॉम एन अदर मदर उस्मान भाई की तरफ से होता है कि मैं उस वक्त एक दूसरे ब्रांड में काम कर रहा था। ठीक है, जॉब चेंज हो जॉब मेरी चेंज हो गई। ठीक है। और उस ब्रांड को ज्वाइन करने की रीज़न वो भी यही थी कि वो एक कॉफ़ी ब्रांड नहीं था, लेकिन कॉफ़ी को उन्होंने फ्रंट पे जगह दी थी और अपने एक पैशन शो कराया था कि हम आने वाले वक्त में कॉफ़ी रोस्टर भी खोलेंगे, ये भी खोलेंगे, ड्रिप कॉफ़ी भी थी। आई वॉज क्वाइट एक्साइटेड कि इंटरेस्टिंग। मैं वहाँ पे गया तो मेरी जो ना वो कुछ महीनों के बाद मेरी एक जेंटलमैन आते हैं, उन्होंने मुझे पूछा यार आपके पास ड्रिप कॉफ़ी होती है? मैंने कहा हाँ ये होती है, हमारे पास जीना भाई की स्टोरी है, गैजेट है। और ये जनाब उसने ब्रिस्टा की केटल देखी, उसे पता चल गया कि ये सीरियस गाय है। तो उन्होंने पूछा अच्छा आपके पास कौन कौन सी कॉफ़ी है? मैंने उनको बताया कि मेरे पास ये सिंगल ओरिजिन है, ये सिंगल ओरिजिन। अच्छा तुम आई सी रिमेंबर, ये मैं बात आपको 2018 की बता रहा हूँ कि मुझे उन्होंने कहा अच्छा मुझे ग्वाटेमाला ये पिलाएं। मैंने उनके लिए कॉफ़ी ब्रू की, उनको सर्व की। थोड़ी देर के बाद मैं फीडबैक के लिए गया, हाँ कॉफ़ी अच्छी है, थोड़ी सी विस्कोसिटी ज़्यादा है। अच्छा थोड़ी सी विस्कोसिटी ज़्यादा है। आई वाज वाओ, तो ये जेंटलमैन तो बड़ी डिटेल में चीज़ों को जानते हैं। तो कहते हैं लेकिन आई एम क्वाइट हैप्पी कि कम से कम लाहौर में कुछ जगह है जहाँ पे मैं ड्रिप कॉफ़ी पी सकता हूँ, जहाँ पे बैठ के मैं अपना नेट यूज़ कर सकता हूँ। तो थैंक यू, आई रियली अप्रिशिएट। नेक्स्ट डे या आफ्टर 2 days वो अपनी फैमिली के साथ आए, जिनकी सिस्टर और अपने एक और कज़न के साथ आए और वहाँ पे उन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन करवाया। और उसके बाद आफ्टर फ्यू डेज़ उनके गेस्ट आ रही थी अब्रॉड से। उनको मैं कहूँगा कि वो उनकी फैंस हैं और वो उनको मेरे साथ मिलवाया और वो कुछ कॉफ़ी लेके आई। आई वॉज वेरी एक्साइटेड और वो कॉफ़ी मैंने उनके लिए ब्रू भी की और अपने लिए भी रखी। और ये मेरी उनके साथ फर्स्ट मीट थी। उसके बाद ईयर्स पास आफ्टर कोविड, जब मैंने जॉब वगैरह छोड़ दी और मैं अपनी कॉफ़ी एकेडमी के साथ था, उनकी अचानक मुझे मैसेज आता है कि यू आर स्टिल देयर। मैंने उन्हें कहा नहीं यार वो तो मैंने गिव अप कर दिया है, अब वो मैं अपनी सिर्फ डेडिकेटेड हूँ कॉफ़ी एकेडमी के साथ। और उन्होंने कहा अच्छा हम आपसे मिलना चाह रहे हैं। उस वक्त मैं इस्लामाबाद में कॉफ़ी हाउस की कंसल्टेंसी में था। तो मैंने उन्हें बताया यार मैं इतने अर्से बाद वापस आऊँगा तो हम मिलते हैं। जब मैं वापस आया तो मैं भूल गया, सच में भूल गया। अचानक मुझे याद आया, मैंने फौरी उनको टेक्स्ट किया, उनका यार मैं तो अभी ग्रीस में हूँ, आई एम कमिंग बैक ऑन नेक्स्ट वीक, तो नेक्स्ट वीक लेट्स मीट अप। मैंने कहा ठीक है। नेक्स्ट वीक आया। उस वक्त मेरी सबसे पहली बल्कि दूसरी मुलाकात मेरी उमर भाई से क्या होना है। उससे पहले मेरी मुलाकात हो चुकी थी। मुझे उस्मान भाई ने फ़ोन करके कहा था यार उनका कोई कॉफ़ी का मेन्यू डिज़ाइन करना है, लेकिन वो बात हमारे बीच में ही रहेगी। तो दूसरी मुलाकात मेरी एकेडमी में उमर भाई की और उस्मान भाई की। सही है। उन्होंने मुझे कहा यार वो हम कॉफ़ी का कुछ सीन बनाना चाह रहे हैं। तो मेरा इससे पहले एक एक्सपीरियंस हो चुका था। वो उन्होंने मतलब मेरे साथ एक उनका एक पार्टनरशिप मॉडल था और उन्होंने एक माह बाद मेरी कॉफ़ी ग्राइंडर में पानी डाल दिया। और आपको पता है ये एक हार्ड अर्न मनी है, तो मुझे वो बड़ा फील हुआ कि यार ये मेरी कि तो मेरे लिए ये साइंस हो, मैं साइंस पे बिलीव करने वाला बंदा हूँ, मेरे लिए ये साइंस था कि मुझे इनके साथ चलना। मैंने अपना वाइंड अप किया और आफ्टर फ्यू डेज ही मेरी उनसे मुलाकात होगी उस्मान भाई से और उमर भाई से। तो उस्मान भाई ने कहा यार हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ आ जाए। मैंने कहा यार उस्मान भाई मैं ऐसे पार्टनर नहीं आना चाहता, कॉफ़ी मशीन चाहिए मिल जाएगी, कॉफ़ी ग्राइंडर चाहिए मिल जाएगी। उस वक्त मेरे पास एक और कॉफ़ी मशीन थी, यानी कि मेरे पास टोटल 3 थी। 2 मेरी वो कंपनी का एसेट था अकेडमी का और एक मेरे पास एडिशनल थी जो सिर्फ मैंने कहा आपको ह्यूमन रिसोर्सेज ट्रेनिंग चाहिए वो मैं दे दूँगा, मेन्यू चाहिए मेन्यू डेवलप कर दूँगा। कहते नहीं हम चाहते हैं कि आप इन हो। मैं सोचने लगा क्योंकि मुझे लगा कि एक ताला ख़राब हो जाएगा यार। तो मैंने उनको ना एक लास्ट कार्ड प्ले किया।
मैंने कहा यार उस्मान भाई ठीक है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप ये समझ रहे हैं ना कि मैं बार के पीछे खड़े होकर कॉफ़ी बनाऊंगा तो मैं आई एम नॉट गोना डू इट। कहते नहीं नहीं, हम आपसे ये तुमको नहीं कर रहे कि बार के पीछे आपको जब चीज चाहे आए, ठीक है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि आप इन हूँ, आप अपनी टीम को हैंडल करें, टैकल करें, उनके साथ कोऑर्डिनेट करें, उनकी स्किल्स को इम्प्रोवाइज करें, दैट्स इट। सच पूछे तो मैं भी बड़ा क्राइसिस का शिकार था ऑफ कोर्स उस वक्त भी, आल्दो मैं थोड़ा सा वेंटिलेटर से बाहर अपने आप को फील कर रहा था, लेकिन मुझे लगा कि ऑफ कोर्स मुझे भी एक फाइनेंशियली सपोर्ट चाहिए जो एक स्टेबल हो। तो बहुत सारी चीज़ें जहन में ला के डिस्कस करने के बाद हम एक प्रॉपर जो है ना एक मॉडल पे एग्री हो गए। तो पैंथियन को स्टार्ट जो है वो वहाँ से हुआ उस्मान भाई की थ्रू, फिर उमर भाई मिले, क्वाइट डिसेंट गाय, बहुत एनर्जेटिक, पैशन और एक विजन रखने वाले। और मैं अभी अपने बात को अपनी स्किल्स को बात कर रहा हूँ तो मुझे लगा कि वो जो बिजनेस ग्रोथ की जो एक वैल्यू डायरेक्शन है उसकी अंडरस्टैंडिंग मुझे उमर भाई से है। और फिर हमजा भाई, मुइज़ भाई, देयर अमेजिंग। यहाँ पे रुकिएगा जरा, ये जो आपने उमर की तारीफ की ना उस वक्त नहीं ये चल रहा है बिल्कुल ठीक है, तो सारा आ गया है रिकॉर्ड लेके ये बस क्यों आना था, ठीक है नहीं सो नथिंग, सो बिजनेस की डायरेक्शन आपको हाँ उधर से मिली। तो फिर वहाँ पे हमारी कुछ चीज़ें डिसाइड हुई कि मेरी डोमेन है ऑपरेशन। सो अब पैंथियन के अंदर अहमद क्या लेके आते हैं, व्हाट इज अहमद्स रोल विद? हाँ, अहमद की जो डोमेन है, मेरी जो डोमेन है उसमें ऑपरेशन जितनी भी ब्रांचेस है उसके ऑपरेशन को मैं लुक आफ्टर करता हूँ। कॉफी कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है, हाँ उसकी जो QC है कि व्हाट टू बाय व्हाट नॉट टू बाय, जो हमने किस रोस्टर से लेनी है। इसके अलावा ऑल्दो हमारा एक म्यूचुअल डिसीजन होता है, ऐसा नहीं कि वो मैं ही करता हूँ, लेकिन मैं इस बात को अप्रिशिएट करता हूँ कि वो इन बात को वो मुझ पर छोड़ते हैं। और इसके अलावा टेक्निकल साइड है, इक्विपमेंट के हवाले से और मेंटेनेंस के हवाले से मेरी एक प्रॉपर टीम है जो इसको एड्रेस करती है। इसके हवाले रिक्रूटमेंट के, उनकी हायरिंग, उनकी ट्रेनिंग, मेन्यू डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें। ब्रांड जो है, ब्रांड की जो विजन है उसकी लाइन वो उस्मान भाई देखते हैं। इसकी जो बिजनेस ग्रोथ है और फाइनेंशियल और सप्लाई चेन जो डिपार्ट है, अकाउंट्स वो बेगाइज देखते हैं उस्मान, उमर भाई, मुइज़ भाई और हमजा भाई, और मैं अपनी जो है ना वो। अहमद आपकी जो पूरी स्टोरी है ना, इसके अंदर जो एक कंटिन्यूस थ्रेड है, दैट इज an ultimate obsession to become the number one person in the craft that you have, and in most cases जो opportunity है वो आपको ढूंढ रही है rather than you looking at the opportunity। वो उसकी reason ये है because people are able to sense that obsession with the craft। अब ये जो पूरी स्टोरी आपने बताई है, this reason that Usman just walked in and Usman was like यार कितने baristas उसको सर्व किया होगा लाहौर में या पाकिस्तान में या दुनिया में भी करते हैं, बट आपने जब उसको सर्व किया उस दिन, and then Usman is like okay so this guy knows the coffee। so I think मुझे तो जो the biggest message I want to just take it out for all of you guys here, इसके वही 3 इडियट्स का आमिर खान वाला मैसेज भी है कि इतनी ज़्यादा एक्सीलेंस के पीछे भागो कि सक्सेस आपके पीछे भागे rather than the other way around। and in your journey there's so many times then you are, आप थोड़ा अर्न कर रहे हो मलेशिया में, बट आप अपनी एजुकेशन कर रहे हो वहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे आते हो, एंड देन व्हेन यू स्टार्ट टीचिंग द स्किल्स टू अदर पीपल तो अपना स्किल बेहतर होता जाता है साथ साथ, एंड ऑल दिस टाइम दिस ऑब्सेशन विद द क्राफ्ट। ये दुनिया में सबसे अच्छी, अपना हर लेवल पे अपने से, अपनी पिछले लेवल से अगली कॉफी बनानी। सो इन योर ओपिनियन नाउ लुकिंग एट योर ओन जर्नी, आप जब डॉट्स कनेक्ट करते हो तो कौन से 1-2 पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं, एक भी हो सकता है 2 भी हो सकता है, इन यू that is guiding you throughout this, and it could just be actually I will not give example आप बताओ कौन सी एक। अच्छा, मुझे लगा कि मैं जो लोग मेरे कोचेस को जानते हैं, ओके ऑफ कोर्स दे आर वेरी रेयर इन नंबर, हो सकता है कि कुछ लोग मेरे एक आध कोच को जानते हो लेकिन सब कोचेस को नहीं जानते। ऑपरेशन में मैं ऑब्सेस्ड हूँ, रहा हूँ मिस्टर बालन से। मुझे अब भी बात ये ज़हन में आती है कि जब मैं ऑपरेशन को देख रहा होता हूँ तो उसका ब्रेन, मैं उसके ब्रेन में बैठा होता हूँ, उसके लेंस से चीज़ों को देख रहा होता हूँ कि मैंने एक प्रॉब्लम आई है, उसको मैंने सेटल कैसे करना है, वो व्हाट्स द वे टू मूव फॉरवर्ड, तो मैं उसके दिमाग से सोच रहा होता हूँ। जब मैं चीज़ों के पैशन की तरफ लेके जाता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरा कोच एस्केलिंग है, वो चीज़ों के बड़ा डीप वर्जन में उसको देखता है, माइक्रो डिटेल में देखता है, माइक्रो फ्लूइडिक उसकी स्टडी है।
मैं उसमें जा रहा होता हूँ। और जब मैं जाता हूँ एक स्टिक टू सब्जेक्ट के पॉइंट पे, तो मैं बारिस्टा गिल्ड एशिया के जो हमारे डायरेक्टर हैं मिस्टर डैनियल, उसके ब्रेन में होता हूँ कि वो स्टिक टू सब्जेक्ट है। मैं जहाँ पे भी जिस बात पे भी ड्यूरिंग द सेशन में किसी बात को किसी एंगल पे भी ले जाऊँ, मैंने वापस उसी स्टिक टू सब्जेक्ट एंगल में आना है। तो मुझे लाते आर्ट में जाऊँ तो ऑफकोर्स मासी जुनिची यामागुची, और स्टार्ट में मैं सेंसरी के तौर पे जाऊँ कि मैंने लोगों को एक लेमैन को चीज़ें इंट्रोड्यूस कैसे करवानी, तो मिस आयशा। मुझे लगा कि हर कोच का कुछ ना कुछ हिस्सा मुझ में मौजूद है और मैं उसमें कोई ग्रेडिंग नंबरिंग नहीं कर सकता। तो मेरे लिए हर कोच जो है ना, for you this is also every coach that you've learned from. I think I have not seen many people जो अपने coaches को इतना ध्यान से respect भी देते हैं and keep their personality in them, and that is one of the biggest difference in your life where you have obsession of learning and you remember that. Yeah. और एक और जो बड़ी जबरदस्त आती है, आई थिंक वो ऑल बिजनेसमैन, बिजनेसवुमेन, एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स, बड़ा जज्बा है रिस्क लेने का। अब मैंने जॉब छोड़ दी नहीं, मैंने अपना काम करना है। ये कितने पॉइंट्स में हुआ है? मलेशिया छोड़ना वाज वेरी बिग डिसीजन? नहीं, वो आसान था। नहीं, वो आसान था, क्योंकि उसके पीछे जो ना एक एनर्जी थी कि मैंने कॉफ़ी एकेडमी बनानी है। तो वो एनर्जी जो है ना, वो मुझे जो है ना, वो इस बात पे वो मुझे नहीं रोक रही थी कि मुझे पाकिस्तान जाना चाहिए। मुझे पाकिस्तान आने का कभी रिग्रेट नहीं हुआ। मुझे अगर आप कहें ना कि अहमद साहब दोबारा क्या बनना चाहेंगे, तो मैं 1000 टाइम यही कहूँगा जो मैं हूँ, मैं दोबारा यही बनना चाहूँगा। तो आई विश कि आई हैव अनदर लाइफ, तो मैं उसको वहाँ से शुरू करूँ जहाँ पे ये मेरा जर्नी खत्म हुआ। तो और इसके और मुश्किल डिसीजन जहाँ पे जॉब छोड़ के बिजनेस में फुल टाइम जाना था। हाँ, वहाँ पे ऑफ कोर्स मुझे 2-3 दफा ट्राई किया। कई मैं सच पूछे तो कई बार ऐसा हुआ है कि जो मेरी जहाँ पे मेरी दूसरी एकेडमी, यानी कि ये एकेडमी दूसरी बार शिफ्ट हुई पीको रोड पे, तो वहाँ से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि बाइकिया पे जो ट्रैवल है वो अराउंड के 26 से 28 मिनट का है। तो मैं मैनी टाइम्स मैं यहाँ से पैदल गया हूँ, और मैं डिगर पहना करता था। मेरे एक स्टूडेंट ने ही मुझे कहा था कि आप अहमद साहब या डिगर जब पहनेंगे तो या इसको कभी नहीं पहनेंगे या यही पहनना शुरू करें। तो मुझे काफ़ी, क्योंकि मैं पैदल काफ़ी चलता हूँ, जब मैं ऑपरेशन में भी होता हूँ तो मेरी जो स्टेप्स होते हैं काउंटिंग, वो एक आम बरिसा से बहुत ज़्यादा होते थे। तो मैं यहाँ से पैदल जाता। तो आप यकीन माने कि मेरे डिगर जो है ना वो सेंटर में सोल्ट हो रहे हैं। ठीक है। अब उसके बाद मैंने एक एल्फी खरीदी, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं होते। पैदल जाने का पर्पज यही था, ये नहीं कि मैं वॉक करना चाह रहा था। मतलब यही था कि मेरे पास एक वक्त का किराया होता था, दूसरी बार का नहीं होता था। तो मैं प्रायोरिटी देता था कि मुझे किस वक्त वापस आना चाहिए और किस वक्त जाना चाहिए। तो वो एल्फी मेरी जेब में होती थी, जहाँ पे वो डिगर टूटते थे वहाँ पे मैं उसके सोल पे वो लगाता था, और मैं 5 मिनट्स यूँ खड़ा रहता था, और उसके बाद मैं आगे चलना शुरू कर देता था। मैंने वो हार्ड टाइम भी गुजारा है। और लेकिन मैं जब भी अपने आप को वापस देखता हूँ तो मुझे ये लगता है कि मैं कभी भी पेसिमिस्ट नहीं रहा, मैं हमेशा से ऑप्टिमिस्ट रहा। ओके, इस पे और बताओ थोड़ा सा। व्हाट आर द इंसिडेंट्स दैट कम टू माइंड अबाउट ऑप्टिमिज्म, बिकॉज़ आई थिंक इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेट इन एन एंटरप्रेन्योर कि उनके अंदर चाहे एंजाइटी हो, चाहे लगे कि यार अभी मुझे स्किल नहीं आता, लेकिन दैट ऑप्टिमिज्म कि आई विल बी एबल टू डू इट। तो ये कहाँ से आया है? देखिए, मुझे ये लगा है कि इसका जो रीज़न है वो मैं आई वाज आई विटनेस जो मलेशियन जो कल्चर रिच हुआ है और उसको क्या क्या चैलेंजेस रहे हैं, वो चूंकि मैं देख चुका था और मुझे पता है ये किस दौर में किस तरह से मीटअप होते हैं। मुझे ये पता था कि मेरी डायरेक्शन ठीक है, लेकिन टाइम थोड़ा सा पहले आई शुड स्टिक विद इट। तो मैं ये एनविजन कर रहा था कि ये मुझे फेस करना पड़ेगा, एंड इन अदर वर्ड्स आई वॉज रेडी फॉर दैट। ठीक है, लेकिन वो जो पैसे का ना होना, डिफरेंट लोगों से थोड़ा सा स्टेप बैक होना, चीज़ें थोड़ी सी अप टू एक्सपेक्टेशन ना होना, उसने मुझे वेलकम किए। वो मेरे लिए लेसन था, वो लेसन था मुझे आने वाले वक्त के तैयार करने के लिए। और मैंने उसको इसी ऑप्टिमिस्टिक वैल्यू में लिया कि नो, दिस इज नॉट माई टाइम, मुझे पता है माई टाइम इज कमिंग, और ये जो क्राइसिस आ रहे हैं ये मुझे उसके लिए तैयार करने के लिए। I think we will close at this session because ये इतनी ज़बरदस्त, I think this will become the overarching lesson from the podcast as well. अहमद, मुझे बताएं, now you're looking at, now you're here, this is 2025, Barista Guild Asia, there is a name of it, Panthin Coffee, there is a name of it, and then there is अहमद जो कि बहुत ही बड़ा नाम है इस वक्त इस सोसाइटी के अंदर। तो अब looking at the next 5 years,
2025 2030 what are some of the things that are exciting you? क्या क्या करना है, इस अपने पैशन को कहाँ लेके जाना है? हाँ, मुझे लगता है सबसे पहले तो ये है कि चूँकि मैं अगेन इस बात को मैं बार बार कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये यंग लोगों के लिए बेसिकली है, जो बारिस्ताज हैं उनके लिए, कि मैं एक फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार रहा हूँ। अब जब मैं थोड़ा सा बेहतर हुआ हूँ तो मुझे ये लग रहा है कि मुझे अपनी एजुकेशन पे स्पेंड करना चाहिए। अब दिस इज द टाइम टू ट्रैवल। अब मैंने अपने आप को, अपनी एजुकेशन को, जो स्टार्ट में जिस तरह से मैं कमा के अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहा था, तो मैं घर नहीं भेज रहा था। अब मेरा घर जो है वो ब्रेड एंड बटर चलता है बाई ग्रेस ऑफ अल्लाह। अब मुझे लगता है कि वो जो एक्स्ट्रा मनी है आई शुड स्पेंड ऑन माई सेल्फ। तो अब ये दिस इज़ द टाइम कि मैं अपने ऊपर स्पेंड करूँ। अब विजन क्या है, ऑफ कोर्स मुझे तो लगता है मैं बहुत कुछ करना चाह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ मैं कॉफ़ी फार्मिंग भी करूँ, प्रोसेसिंग भी करूँ, सेंसरी में बहुत ज़्यादा आगे जाऊँ। मैंने अपनी रोस्टिंग नेक्स्ट ईयर से इंशाल्लाह ताला एक बड़े लेवल पे स्टार्ट करनी है, और मैं चाहता हूँ कि उसके लिए अपने आप को ज़्यादा टेक्निकल साइड पे ज़्यादा इम्प्रोवाइज़ करूँ। ऑफ कोर्स उसके लिए मुझे डिफरेंट कोचेस से ट्रेनिंग लेना पड़ेगी। तो यही मेरी चीज़ें हैं कि मैं आगे जाके, लेकिन इन सारी चीज़ों में मैं चाहता हूँ कि लोग मुझसे जुड़े रहें। मैं लोगों को सिखाता रहूँ। मुझसे जुड़े हुए लोगों का, जिस तरह से मेरा लाइफस्टाइल बेहतर हो रहा है, मुझसे जुड़े हुए लोगों का लाइफस्टाइल बेहतर हो। दिस इज़ द ओनली सेटिस्फाइंग एस्पेक्ट फॉर मी, दैट्स इट। एंड अगर मैं अहमद से ये पूछ लूँ ना इस वक्त कि कॉफ़ी बनाते कैसे हैं, व्हाट इज मीडियम रोस्ट, लाइट रोस्ट, डार्क रोस्ट, फ्रॉथिंग कैसे होती है, कॉफ़ी टेस्ट कैसे करनी है, ये 2-3 घंटे की एक और पॉडकास्ट हो जानी है। That is how much अहमद is passionate about it, और इतनी नॉलेज है। तो हम क्या करेंगे कि आप लोगों ने बताना है कि अहमद का क्या हम एक और सिर्फ सेशन रखें, एंड दैट वुड बी अराउंड लाइक अ मास्टर क्लास ऑफ एवरीथिंग अबाउट हाउ टू बिकम बेटर एट कॉफी, द हार्डकोर कॉफी नॉलेज। अहमद, this has been absolutely amazing. यार ये इतनी ज़्यादा इंस्पायरिंग है for us, for all our watchers and listeners and our students, because at every point in time there is a story of courage, story of dealing with difficult times, walking, LP, and just serving your heart out at every occasion. मिस आयशा दिल से सर्व किया, वो बालन हजार कुर्सियां लगाना, and all the ways जब as a barista job जब customer को सर्व कर रहे हैं and all that, and that passion is now visible in everything that you do. So I think firstly thank you for all that you do. Always welcome. And मुझे बताओ अब लाहौर वाले जो हैं वो अहमद को कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कैसे अहमद के इस इकोसिस्टम में आ सकते हैं, अगर उन्हें सीखना है ऑफ कोर्स, या लाहौर से बाहर से भी तो वो बारिस्टा गिल्ड एशिया आ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे बारिस्टा गिल्ड एशिया पीके के नाम का है, BARISTA at बारिस्टा गिल्ड एशिया। और अगर आपकी कॉफी देखनी है तो पैंथियन है, at पैंथियन कॉफी पीके, ये वो डेट पे मिल जाएगा। और जो पाकिस्तान, जो लाहौर से बाहर है, जो कराची में, वो अगर अहमद को रीच आउट करना चाहते हैं, उनके पास अभी कुछ कोई एवेन्यू है कि अभी वो? हाँ, इसके लिए जो है ना वो मुझे काफ़ी ज़्यादा क्यूरीज आती हैं। आई विश कि मैं इसको एक्सपेंड करूँ, क्योंकि ये मेरा बिजनेस नहीं है। मतलब मुझे लगता है कि अगर ये मेरा बिजनेस होता मैं कब का बंद कर चुका होता PNL की बेस पे। तो ये मेरा एक पैशन है, तो मैं आई एम लुकिंग फॉर ए पैशनेट गाय जो कॉफ़ी को इस तरह से ही डील करे, कोचिंग स्किल्स को बिजनेस ना लेके चले। ऑफ कोर्स ये बिजनेस उसके लिए उसको लॉसेस में नहीं होगा, क्योंकि मैं इसके एक सर्टन चीज़ें एस्टैब्लिश कर चुका हूँ। तो वो जो हार्ड टाइम है वो मैं गुजार चुका हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये इस्लामाबाद में भी हो, कराची में भी हो, क्यूरीज आती भी हैं, बस कुछ लोग नज़र में नहीं आ रहे। इंशाल्लाह ताला आई होप अगेन, चूँकि वही बात, मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ। आई एम श्योर कि मैं कुछ ना कुछ ढूंढने में कामयाब हो जाऊंगा। तो इंशाल्लाह ताला सुनर हम कराची में भी लॉन्च करेंगे बारिस्टा गिल्ड एशिया को। Amazing. Yeah, best of luck for that. Yeah, welcome. So guys, of course, coming to an end, I hope you guys love the lessons, the story, and some of those mindsets that has made Ahmed what is made. And at every stage you're in, you have a passion. That passion can be turned into a business, but more importantly into a journey where the universe starts working with you, and you start don't feeling like यार universe तो हमारे खिलाफ है, लोग तो हमारे खिलाफ है, because जब आप अपनी क्राफ्ट में पूरा जाते हैं तो there are always people who start appreciating, and then there are, in Ahmed's case, the customers who start appreciating what you do. So coming to an end, this is thank you for joining us for another episode of काबिल कहानी podcast, और इसी तरह हम पाकिस्तान के उन फाउंडर्स को ढूंढते रहेंगे
जिनकी स्टोरी आपको इंस्पायर करे, जिनके आप प्रोडक्ट्स ट्राई करें, एंड समवेयर डाउन द लाइन देयर जर्नीज माइट इंस्पायर यू